कहानी की शुरुआत होती है यूकी से। एक ऐसा लड़का जिसे स्कूल में सब बहुत ही यूजलेस कहते हैं। वो एक ऐसे छोटे फूड क्लब का मेंबर होता है जहाँ कुछ बहुत ही अजीब सी मस्त मिजाज लड़कियां होती है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, लेकिन एक दिन स्कूल डिसाइड करता है कि उनका क्लब बंद कर दिया जाए। अपने क्लब को बचाने के लिए सब लड़कियां यूकी से कहती है कि वो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बने। शुरुआत में यूकी मना करता है, लेकिन जब सब उसे इमोशनल तरीके से रिक्वेस्ट करते हैं तो वो मजबूरन हाँ बोल देता है। अगली सुबह चिसातो, जो कि उसके बचपन की दोस्त है, एनर्जेटिक मूड में उठती है। गुनगुनाते हुए वो अपनी यूनिफॉर्म पहनती है और स्कूल के लिए रेडी होती है। जाने से पहले वो हमेशा की तरह यूकी के रूम में जाती है, पर इस बार दरवाजा नॉक करने की वजह से सीधा बालकोनी से अंदर घुस के चढ़ जाती है। उसका प्लान होता है यूकी को सरप्राइज देने का, लेकिन यूकी को तो उसकी डेली ड्रामा की आदत हो चुकी होती है। थोड़ी देर तक वो उसे जगाने की कोशिश करता है, फिर मजाक मजाक में दोनों बेड से गिर जाते हैं और यूकी नींद से जाग जाता है। जब वो दोनों स्कूल जा रहे होते हैं तो चिसाटो अपनी दोस्त माफुयू को देख लेती है और उसे हाथ हिलाकर बुलाती है। माफुयू मजाक में कहती है कि तुम दोनों तो कपल लग रहे हो। ये सुनकर यूकी बहुत ही शर्मा जाता है और माफुयू उसके घूमते हुए चेहरे को देखकर हंस पड़ती है। उसका जेंटल बिहेवियर देखकर यूकी के दिल में हल्का सा सॉफ्ट कॉर्नर आ जाता है। बिना सोचे वो उससे पूछ लेता है कि क्या उसके साथ डेट पर चलेगी, पर माफुयू मुस्कुराते हुए मना कर देती है और बताती है कि वो ऑलरेडी किसी और के साथ है। ये मोमेंट ऑकवर्ड होने के बावजूद काफी फनी बन जाता है। तीनों रास्ते के किनारे मजाक मजाक में एक छोटी सी एक्ट करने लगते हैं, जिसे देखकर आसपास के लोग भी मुस्कुराने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद सब रियलाइज करते हैं कि वो थोड़ा ज्यादा ही ओवर कर गए हैं और फिर हंसते हुए स्कूल की तरफ बढ़ जाते हैं। चिसाटो यूकी को डांटती है कि ये सब तेरी वजह से हुआ है, लेकिन यूकी और माफुयू दोनों कहते हैं कि बहुत ही टाइम के बाद उन्होंने ऐसा मस्ती भरा दिन मिला है। स्कूल पहुंचकर यूकी सबसे पहले फूड क्लब रूम में आता है, जहाँ पर वो देखते हैं कि मियूरू को कुछ ढूंढ रही होती है। उसका बिहेवियर देखकर ऐसा लगता है जैसे वो कोई स्टेप सिस्टर सीन कर रही हो। मिटेरू कुछ पिंक चीजों के बारे में बोलती है और यूकी मजाक में चिसातो से पूछ लेता है कि क्या तुमने भी पिंक पहना हुआ है क्या, और ये सुनकर चिसातो उसे जोर से डांट देती है। थोड़ी देर के बाद क्लब के बाकी मेंबर्स नोमी की और ओबोरू भी आ जाते हैं और पूरा रूम एक बार फिर से हंसी मजाक से भर जाता है। ओबोरू अपने नए फ्लेवर स्टिक स्नैक्स सबको ट्राई करने के लिए देता है। सब मेंबर्स बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं और क्लब का माहौल बहुत ही मजेदार बन जाता है। लेकिन तभी मजाक में हिजुकी जोर से रूम में घुस आती है और उसके हाथ में बियर का गिलास होता है और सांस फूली हुई। वो एक सांस में पूरा गिलास खाली कर देती है और सबको एक शॉकिंग खबर देती है। फूड क्लब बंद होने की बात हो रही है। सबके चेहरे पर टेंशन आ जाती है और हिजुकी टेबल पर चढ़कर सिचुएशन समझाती है। वो बताती है कि अभी अभी स्टूडेंट काउंसिल की एक मीटिंग हुई थी, जहाँ ये डिसाइड करने की बात चल रही होती है कि करंट प्रेसिडेंट को अपने पद से हटा दिया जाए, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लीक हो गई थी। मीटिंग के दौरान एक काउंसिल मेंबर सासुकी उस डिसीजन के खिलाफ हो जाती है। वो कहती है कि अगर प्रेसिडेंट को हटा दिया गया तो काउंसिल का पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा, क्योंकि उसकी जगह कोई और इतना कैपेबल नहीं है। कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि फिलहाल वाइस प्रेसिडेंट टेम्पररी पद संभाल ले, लेकिन सासुकी एक लिस्ट निकालकर सबको शॉक कर देती है। उस लिस्ट में लिखा होता है कि किस किस ने स्कूल की प्रॉपर्टी बोरो की है। इस लिस्ट की वजह से सासुकी की बात को सब सुनते हैं और उसकी इम्पोर्टेंस काउंसिल में बढ़ जाती है। अगला सीन शिफ्ट होता है यूकी के क्लास में, जहाँ टीचर मिजीरू स्टूडेंट को अनाउंस करती है कि स्कूल में नए इलेक्शन होने वाले। वो बताती है कि सासुकी खुद प्रेसिडेंट के लिए कैंडिडेट बन चुकी है और अगर वो जीत गई तो बजट कट होने की वजह से कुछ क्लब्स बंद कर दिए जाएंगे, जिसमें से एक फूड क्लब भी है। ये सुनकर सब मेंबर्स बहुत ही शौक में आ जाते हैं। नोमी तो इतनी इमोशनल हो जाती है कि उसकी आंखों में आंसू ही आ जाते हैं, पर मिहियो उन्हें संभालती है और कहती है कि अभी इलेक्शन हुआ नहीं, अभी भी कुछ उम्मीद बाकी है। आई का मानना है कि सासुकी तो जीत ही जाएगी, क्योंकि वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जबकि मजाक में बोलता है कि वो तो अपने लुक्स की वजह से ही जीतेगी। पर चिसातो तो सासुकी पे ज्यादा भरोसा नहीं होता। उसे लगता है कि वो अपने वादे नहीं निभाएगी। तभी हिजुकी एक बहुत ही बड़ा राज खोलती है। वो कहती है कि सासुकी एक्चुअली उसकी छोटी बहन है। पहले तो सबको यकीन नहीं होता, पर हिजुकी खुद कहती है कि ये सच है। वो सबको वॉर्न करती है कि अगर क्लब बचाना है तो किसी और कैंडिडेट को सपोर्ट करना होगा। वो बताती है कि एक और इंसान है, तासुमी मोही, जो कि जर्नल अफेयर्स कमेटी से बिलोंग करता है। अगले सीन में यूकी उस मोही को नोटिस करता है, जो कि हमेशा मास्क पहनता है और सब स्टूडेंट्स को गिफ्ट कार्ड बांट रहा होता है। चिसातो तुरंत उसके पास जाकर कहती है ये तो बैरबरी है, पर मोही शांत होकर कहते हैं कि जब तक ये रूल्स के अगेंस्ट नहीं है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी एक फनी मोमेंट होता है। यूकी को अचानक असारा टकरा जाती है, जो बस पकड़ने के लिए भाग रही होती है। वो गिरती नहीं, पर उसके हाथ से एक छोटी सी की गिर जाती है। वो रुकती नहीं है, क्योंकि उसे बस मिस होने का डर होता है और यूकी उस की को उठाकर हैरानी से देखता रह जाता है। यूकी इस की को उठाता है, जो कि असारा के हाथ से गिर गई थी। फिर सब लोग वापस से फूड क्लब रूम में आ जाते हैं। वहाँ चिसातो गुस्से में कहती कि वो मोही को वोट नहीं देगी, क्योंकि वो क्लियरली चीटिंग कर
रहा है। बाकी मेंबर्स भी उसकी बात से एग्री होते हैं, लेकिन म्यू उन्हें याद दिलाती है कि मोही के अलावा कोई और कैंडिडेट नहीं है। तो सब एक मोमेंट के लिए चुप हो जाते हैं। तब हिजुकी उन्हें मोटिवेट करती है। वो कहती है कि अगर तुम्हें अपना क्लब बचाना है तो खुद खड़े हो जाओ और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करो। उसकी जज्बाती वर्ड को सुनकर सबके अंदर एक नई एनर्जी आ जाती है। चिसातो सबको इंस्पायर करती है और कहती है कि हम अपने फूड क्लब के लिए लड़ेंगे। सब लोग एक साथ उठकर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और एक फाइटिंग स्पिरिट के साथ कहते हैं कि वो अपने क्लब को बंद नहीं होने देंगे। तभी एक साथ यूकी की तरफ देखते हैं और उसे कैंडिडेट बनने का आइडिया देते हैं। यूकी बहुत ही शौक में आ जाता है कि उसे यकीन नहीं होता है कि सबने उसी को चूज किया है। इसी बीच कहानी दूसरे सीन में शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर युकीमो हॉस्पिटल में काना से मिलने आता है। वो उसे बताता है कि उसने डिसाइड कर लिया है कि वो भी प्रेसिडेंट इलेक्शन में खुद लड़ेगा। कुछ दिन पहले काना इलेक्शन के डार्क साइड का प्रूफ कलेक्ट कर रही थी और उसने कुछ डेंजरस लोगों की फोटो भी लिए थे, लेकिन जब वो वापस जा रही थी एक कार ड्राइवर ने जानबूझकर उसे हिट कर दिया और उसके कैमरा का मेमोरी कार्ड तोड़ दिया। इसी तरह से सारे एविडेंस भी खत्म हो गए। फिर सीन वापस से फूड क्लब के रूम में आता है। यूकी टेंशन में आ जाता है जब सब उसका नाम इलेक्शन के लिए प्रपोज करते हैं। वो मना करता है और कहता है कि तुम लोग मुझे बस बलि का बकरा बनाना चाहते हो। लेकिन एक एक करके सब उसकी क्वालिटीज गिनाने लगते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल है, क्रिएटिव है और सबसे इम्पोर्टेंट वो क्लब के लिए बहुत ही दिल से सोचता है। फिर भी यूकी कन्विंस नहीं होता और उदास हो जाता है। रात को यूकी एक बहुत ही अजीब सपना देखता है। वो खुद को एक वेंडिंग चैपेल में देखता है, जहाँ वो चिसातो के साथ खड़ा होता है और दोनों ब्राइड को फूल दे रहे होते हैं। ब्राइड मुस्कुरा कर कहती कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और वक्त आने पर तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा। तब चिसातो उसे अपने हाथ पकड़ने को कहती है, लेकिन जैसे ही वो हाथ पकड़ता है वो नींद से जाग जाता है और देखता है कि उसके हाथ गलत जगह पर हैं। चिसातो हंसते हुए कहती है कि वो लोगों के सपनों में बातें फूंककर उनके ड्रीम्स बदलने की प्रैक्टिस कर रही थी। गुस्से में यूकी उसे बेड से बाहर निकाल देता है। सुबह जब चिसातो उसे बुलाती है, मीटिंग का टाइम हो गया है, तो यूकी मना कर देता है। वो अब भी नाराज है कि सबने उसे कैंडिडेट बना दिया। और जब वो स्कूल जा रहा होता है तभी सासुकी अपनी साइकिल से उसे टकरा जाती है। जैसे ही वो उसको उठाता है यूकी बार बार माफी मांगने लगता है, लेकिन सासुकी उससे कहती कि बार बार सॉरी मत बोलो, क्योंकि गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं है, मेरी भी थी। वो ये भी कहती कि अगर हम बार बार माफी मांगते रहे तो उसका इफेक्ट ही खत्म हो जाएगा। फिर दोनों एक दूसरे से एक बार दिल से सॉरी बोलते हैं और हंसी के साथ बात खत्म करते हैं। उसके बाद यूकी इसारा को ढूंढने के लिए चला जाता है ताकि उसको की वापस कर सके। इसारा उसके लिए बहुत ही थैंकफुल होती है और हैरान भी होती है कि वो वीकेंड के दिन स्कूल कैसे आ गया। यूकी बताता है कि आज फूड क्लब की मीटिंग है, इसलिए वो यहाँ पर आया है। वो ये भी नोटिस करता है कि इसारा भी वीकेंड्स पर स्कूल आती है। इसारा बताती है कि वो एक फाइनेंशियल एड स्टूडेंट है, इसलिए किसी क्लब का पार्ट नहीं बन सकती, लेकिन फिर भी वो अक्सर स्कूल जाती रहती है। थोड़ी देर बात करने के बाद इसारा अपने काम के लिए निकल जाती है और यूकी मुस्कुराकर सोचता है कि आज तो मैं कई क्यूट लड़कियों से मिल चुका हूँ। लेकिन तभी जैसे ही वो आगे बढ़ता है फिर से किसी और से टकरा जाता है और जमीन पर गिर पड़ता है। वो सोचता है कि शायद से इस बार वो भी क्यूट लड़की हो गई, लेकिन जब वो दिखता है तो समझता है कि ये तो यूकीमो का दोस्त है जो उसे स्पाई समझ रहे होते हैं और उसका आईडी चेक करते हैं। लेकिन यूकीमो आकर उन्हें रोक देता है और कहता है कि वो यूकी को जानता है। थोड़ा सिचुएशन काम होने के बाद यूकीमो यूकी से कहता है कि उसे पता है कि यूकी ने प्रेसिडेंट इलेक्शन में खुद को नॉमिनेट किया था और वो उसकी हिम्मत की इज्जत करता है। यूकी थोड़ा सा पेस्मेटिक फील करता है, लेकिन यूकीमो उससे कहता है कि अभी हार मत मानो, तुम्हारे पास जीतने का मौका अब भी बचा है। वो ये भी कहता है कि यूकी को सपोर्ट करेगा, खासकर सासुकी के अगेंस्ट। थोड़ी देर के बाद यूकी एक वेंडिंग मशीन से ड्रिंक लेता है और तभी फिर से सासुकी से टकरा जाता है। वो देखते है कि सासुकी अपनी साइकिल के चैन से जूझ रही होती है। सासुकी बताती कि उसकी साइकिल की चैन निकल गई थी। यूकी तुरंत उसकी मदद करने लगता है और एक ही मोमेंट पर उसकी साइकिल को ठीक कर देता है। ये देखकर सासुकी थोड़ा सा हैरान हो जाती है और जब वो देखती है कि यूकी के हाथ गंदे हो गए तो अपना रुमाल निकालकर उसे देती है। फिर दोनों साथ में चलने लगते हैं और बातें करते हुए स्कूल की तरफ निकल जाते हैं। बातें करते वक्त यूकी बताता है कि वो फूड क्लब का मेंबर है और पूछता है कि सासुकी उस क्लब को बंद क्यों करना चाहती है। सासुकी कहती है कि उसके हिसाब से एक ऐसे क्लब का कोई फायदा नहीं है जो कि सिर्फ दोस्तों के साथ लंच करने के लिए बना हो। यूकी उससे कहता है कि वो क्लब को बचाने के लिए प्रेसिडेंट इलेक्शन में खड़ा होने के बारे में सोच रहा है, चाहे उसे जीतने की उम्मीद ही कम क्यों ना हो। ये सुनकर सासुकी उसको इनकरेज करती है और कहती है कि तुम हर वो चांस मिस करते हो जिसे तुम ट्राई नहीं करते। ये बात सुनकर यूकी के चेहरे पर कॉन्फिडेंट स्माइल आ जाती है। सासुकी वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसके जाने के बाद यूकी पहली बार सीरियसली सोचता है कि शायद कौंसल प्रेसिडेंट के लिए खड़ा होना एक सही फैसला हो सकता है। उसके बाद सीन फूड क्लब के रूम में शिफ्ट होता है, जहाँ पर सभी मेंबर्स सासुकी के कंपेनिंग प्लेटफॉर्म को एनालाइज कर रहे होते हैं और यूकी अब अपने सपने की एक और कदम करीब आ चुका
चुका होता है, लेकिन वो ये देखकर बहुत ही शौक हो जाते हैं कि उनका क्लब स्कूल के सभी क्लब से बहुत ही ज्यादा पैसे खर्च करता है। ये बात सबको टेंशन में डाल देती है और सब सोचने लगते हैं कि आखिरकार ऐसे में क्लब को बचाया कैसे जाए। तभी चिसातो गुस्से में रूम में आकर चिल्लाती है कि यूकी ने डिसाइड कर लिया कि वो प्रेसिडेंट इलेक्शन में खड़ा नहीं होगा और क्लब को छोड़ रहा है। ये सुनकर सभी मेंबर्स बहुत ही पैनिक में आ जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि यूकी को कैसे मनाया जाए। ओबोरो तुरंत यूकी को कॉल करती है ताकि उसे मजाक में ही सही लेकिन क्लब ज्वाइन करने के लिए प्रूफ करें। लेकिन बात करते करते वो फ्लर्ट करने लगती है जिससे कि यूकी अनकंफर्टेबल हो जाता है और कॉल को कट कर देता है। फिर सबको एक आइडिया आता है, अगर हम अपने क्लब के नाम से कुछ अचीव कर लें तो स्कूल हमें शट डाउन नहीं करेगा। नोमी तुरंत एक क्रेजी आइडिया लेकर आती है। वो एक कैंडी मशीन बनाने लगती है जो कि पाउडर और पानी को मिक्स करके कैंडी बनाएगी। लेकिन जब वो उसे ऑन करती है तो मशीन ब्लास्ट कर देती है और पूरा रूम मैश में भर जाता है। थोड़ी देर के बाद यूकी रूम में वापस आता है और ये देखकर बहुत ही शौक हो जाता है। वो कहता है, मैं थोड़ी देर के लिए गया क्या, यहाँ पर तूफान ही आ गया। सब मिलकर रूम को साफ करते हैं और थोड़ा शांत होने के बाद यूकी उनसे एक इमोशनल स्पीच देता है। वो कहता है कि वो सीरियसली इलेक्शन में खड़ा होने के बारे में सोच रहा है, न इसलिए क्योंकि वो चाहता है बल्कि इसलिए क्योंकि अपने फूड क्लब के लिए लड़ना चाहता है। उसके लिए ये जगह एक खुशी भरी जगह है जिसे बचाना बहुत ही वर्थ है। फिर वो सबसे कहता है कि अगर हम सच में अपने क्लब को बचाना चाहते हैं तो हमें अपने बीच एक ऐसे लीडर को चुनना होगा जो कि हमारे क्लब को रिस्पेक्टेड क्लब बनाना चाहे। सब उसकी बात से एग्री करते हैं और वोटिंग स्टार्ट होती है। वोटिंग के बाद सभी मेंबर्स अपना वोट यूकी के नाम पर ही डाल देते हैं। ये देखकर यूकी बहुत ही हैरान हो जाता है क्योंकि उसने खुद चिसातो को वोट दिया था। लेकिन सब कहते हैं कि तुम्हारी बातें हमें इंस्पायर करती है इसलिए हमने तुम्हें ही अपना लीडर चुना। मीटिंग के बाद यूकी और चिसातो साथ में घर जा रहे होते हैं। रास्ते में वो एक चॉकलेट शॉप के पास से गुजरते हैं और चिसातो एक चॉकलेट खरीद लेती है जबकि उसे चॉकलेट पसंद नहीं था। रात को यूकी अपने कमरे में आकर वही चॉकलेट खा रहा होता है लेकिन चिसातो चुपचाप बैठी होती है कुछ सोच में डूबी हुई। अगले दिन फूड क्लब का पूरा नाम कंपेंगिंग हेडक्वार्टर में बदल जाता है। चिसातो अब कंपेंगिंग मैनेजर बन जाती है। ओबोरो अनाउंसर का रोल लेती है और सभी मेंबर्स अपने अपने रोल संभाल कर यूकी को इलेक्शन जीतने में मदद करने लगते हैं। पूरा रूम एनर्जी से भरा होता है। सब सिर्फ क्लब बचाने के लिए ही नहीं बल्कि उसे और बेहतर बनाने के लिए भी काम कर रहे होते हैं। तभी यूकी अंदर आता है और कैजुअली कहता है कि मैंने अभी अभी स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के लिए रजिस्टर कर लिया है। वो थोड़ा सा कंफ्यूज लगता है और अपने दोस्तों से पूछता है कि अब क्या करना है, लेकिन सब उतने ही क्लूलेस होते हैं जितना कि वो खुद होता है। तभी हिजुकी रूम में आती है और सबको बताती है कि इलेक्शन का प्रोसेस कैसा है। वो वार्न करती है कि अगर तुम पॉपुलर नहीं हुए या फंडिंग नहीं मिले तो तुम बबली कैंडिडेट बन जाओगे, जो कि शुरू में साइन करते हैं लेकिन बाद में गायब हो जाते हैं। ये सुनकर अब सब ब्रेन स्ट्रोमिंग स्टार्ट कर देते हैं कि वोटिंग कैसे बढ़ाई जाए। किसी ने आइडिया दे कि फूड से लोगों को अट्रैक्ट करें, किसी ने बोला कि वो रेट सर्विस दे देते हैं और कुछ लोग तो मजाक में कहने लगते हैं कि चलो पैसे ही दे देते हैं वोट के बदले। यूकी एकदम से दृढ़ आवाज में कह देता है कि वो किसी भी तरह के फेवर बांट कर जीतने वाला नहीं है क्योंकि उसके लिए उनकी कंपेनिंग की ईमानदारी सबसे ऊपर है। तभी में बोल पड़ते कि हमें कोई चाहिए जिससे कि इलेक्शन का एक्सपीरियंस हो। और जैसे ही वो ये कहती है दरवाजा खुल जाता है। यकीमो क्लब रूम में घुसता है। सब देखकर बहुत ही शौक हो जाते हैं, खासकर नोई जो बताती कि वो दोनों पहले दिन से एक ही क्लास में। यकीमो सीधा कह देता है मैं यूकी के कंपेनिंग में मदद करना चाहता हूँ। सबको लगता है कि ये मजाक कर रहा है और बारूद को आगे बढ़कर ड्रामा करने लगता है, हाथ फैलाकर बोलता है यूकी सिर्फ मेरा है। पूरा रूम हंसी से भर जाता है पर हिजुकी का चेहरा एकदम से सीरियस हो जाता है। उसे यकीमो पर भरोसा नहीं है क्योंकि वो जानती है वो बिना अपने फायदे के कभी भी किसी के साथ नहीं देता। यकीमो भी कुछ छुपाता नहीं और कहता है मैं चाहता हूँ कि मेरी पब्लिक सेफ्टी कमीशन सासुकी के हाथ में ना चली जाए। वो बताता है कि सासुकी की पॉपुलैरिटी उसके मैनिफेस्टो से बढ़ गई है क्योंकि उसने सब क्लब्स के बजट कम करने की बात की थी और यही उनका मौका है यूकी के लिए। अगर सब क्लब्स उनके साथ आ गए तो उनका वोट जीत सकता है। लेकिन यकीमो साथ ही एक वार्निंग भी देता है बाकी पार्टीज अपनी असली ताकत प्रीमियर्स के बाद दिखाएंगे, अगर जीतना है तो मिलकर चलना होगा। चिसातो तुरंत पूछती है कि तुम्हें इस डील से क्या मिलेगा यूकीमो मुस्कुराकर कहता है कि मेरे पास कुछ ऐसे स्ट्रेटजीज हैं जो कि पहले से इलेक्शन विनर ने यूज की थी। अगर तुम लोग मेरे साथ मिलकर काम करो तो मैं उन्हें शेयर कर दूंगा। चिसातो के चेहरे पर शक होता है। उसे लगता है कि यूकीमो यूकी को कंट्रोल करना चाहता है एक पपेट की तरह। तो यूकीमो शांत होकर कहता है मैं शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट देता हूँ, अगर भरोसा हो गया तब लॉन्ग टर्म डिसाइड कर लेना। सब कुछ सुनने के बाद चिसातो हाँ कह देती है। यूकीमो हर क्लब मेंबर से हाथ मिलाता है और जब ओकी और आई तक पहुँचते हैं तो दोनों हल्की से ब्लश कर जाते हैं। हाजुकी उसे वार्निंग देती है
ध्यान रखना, ये मेरे स्टूडेंट्स हैं। और चिसातो एक बार फिर से याद दिलाती है, मेरे लिए सिर्फ एक ही गोल है, यूकी की जीत है। यकीमो अपना कोचिंग सेशन शुरू करता है और यूकी से कहता है कि उन क्लब्स के पास जाओ जिनके बजट कट होने वाले हैं, लेकिन साथ एक ही लड़की ले जाओ। सब एक दूसरे को देखते रहते हैं, किसी में भी हिम्मत नहीं होती वॉलंटियर करने की। तभी चिसातो अपना हाथ उठाती है और मुस्कुराती हुई कहती है, मैं चलूंगी। इसके बाद हम युकीमो को देखते हैं जो कि सभी मेंबर से सिग्नेचर इकट्ठा करने के लिए कहता है। वो कहता है कि जो लोग अपनी साइन से सपोर्ट दिखाते हैं और बाद में उनका साथ छोड़ने के लिए चांस कम होते हैं। ये सुनकर की और मैं उसकी मदद करने के लिए मना कर देते हैं, जिससे कि यूकी थोड़ा सा नाराज हो जाता है। लेकिन जैसे ही युकीमो ये कहता है कि ये काम प्रिटी गर्ल्स के लिए, तो दोनों लड़कियां तुरंत रेडी हो जाती है और सिग्नेचर कलेक्ट करने निकल पड़ती है। उसके बाद यूकी और चिसातो को पता चलता है कि उन्हें अपने कैंपेनिंग के लिए किसी और क्लब से इलेक्शन कमेटी का सपोर्ट भी चाहिए होगा। वो दोनों मीरू और राय के पास जाते हैं, जिन पर वो पूरा भरोसा करते हैं। थोड़ी देर की बातचीत के बाद दोनों साइड से एक डील करते हैं और एक शर्त पर हाथ मिलाते हैं, जो कि यूकी और चिसातो भी मान जाते हैं। कैंपेनिंग ऑफिशियल स्टार्ट हो जाता है और की और मैं स्कूल के स्टूडेंट सिग्नेचर लेने और क्लब के बारे में बात करने लगते हैं। नियो स्कूल के अंदर पोस्टर चिपकाता है और मिचिरू पेंटिंग का पूरा काम संभालता है। इसी दौरान स्कूल के वॉच टावर पर हिजुकी और सासुकी की मुलाकात होती है। हिजुकी सासुकी की हिम्मत की तारीफ करता है कि वो अकेली यहाँ पर आ गई, लेकिन सासुकी बिल्कुल भी डरे हुए नहीं लगती। हिजुकी सोचती है कि सासुकी का असली मकसद फूड क्लब को डिसबैंड करना है या फिर उसे तकलीफ देना, पर सासुकी साफ मना कर देती है। वो कहती है कि वो फैमिली की इश्यू को स्टूडेंट पॉलिटिक्स में नहीं ला रही है। सासुकी बताती है कि वो खुद भी प्रेसिडेंट की इलेक्शन में खड़ी हो रही है और अपनी बड़ी बहन हिजुकी से आगे निकलने का इरादा रखती है। हिजुकी हंसते हुए कहती है कि अगर तुझे आगे बढ़ना है तो मुझे फायर कर दे, पर सासुकी इतनी दूर तक नहीं जाती। दूसरी तरफ यूकी एक लंबी कैंपेनिंग के बाद पूरी तरीके से थक चुका होता है। चिसातो उससे कहती है कि जाकर मेरे लिए एक ड्रिंक लेकर आओ, क्योंकि हम दोनों बहुत ही थक चुके होते हैं। यूकी थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अगर तुम मुझे अपनी प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करती हो तो थोड़ा सा अच्छा बिहेव भी कर लिया करो। वो वेंडिंग मशीन से कॉफी लेने जाता है, तभी सासुकी वहाँ पर आ जाती है। वो यूकी को कहती है कि मुझे पता है कि तुम भी इलेक्शन में खड़े हो, और वो गुड लक विश करती है। वो कहती है कि उम्मीद है कि हम दोनों के बीच फेयर कंपटीशन होगा, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। यूकी उसकी वर्ड से थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। दूर खड़ी चिसातो ये सब देख लेती है और थोड़ी जेलस फील करती है। वो यूकी से उसके और सासुकी के रिलेशन के बारे में पूछता है, पर यूकी बात को टाल देता है क्योंकि उसके फोन पर हिजुकी का मैसेज आता है, जो कि उसे डिनर के लिए अपने घर बुलाती है। यूकी स्टोर जाकर कुछ इंग्रेडिएंट्स खरीदता है, पर वापस आते हुए कुछ चीजें लेना भूल जाता है। रास्ते में उसकी नजर मिचिरू पर पड़ती है, जो कि चुपचाप उसके पीछे आ रही होती है, लेकिन उसे कुछ कहने से पहले अमायु उसे टकरा जाती है। अयामो इंग्रेडिएंट्स को देखकर पूछती है कि वो क्या बनाने वाला है, और बात करते करते यूकी को एहसास होता है कि मिचिरू कहीं गायब हो गई है। थोड़ी देर के बाद यूकी हिजुकी के घर पर पहुंचता है और उसके लिए खाना बनाता है। हिजुकी उसका खाना खाते हुए कहती कि उसे ऐसे डिलीशियस फूड खाए हुए कई हफ्ते हो गए। वो स्माइल करती है और कहती है, यूकी तुम्हारा कुकिंग का टैलेंट सच में बहुत ही कमाल का है। डिनर के दौरान चिसातो बार बार यूकी को मैसेज कर रही होती है, जिस पर हिजुकी उसका मजाक उड़ाती है और कहती है कि लगता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें मिस कर रही है। यूकी थोड़ा सा शर्मा जाता है और कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हिजुकी हंसती हुई कहती है, तो फिर क्यों न हम स्टूडेंट टीचर वाली कपल बन जाएं। ये सुनकर यूकी गुस्से में उठने लगता है, तब हिजुकी तुरंत मजाक बंद कर देती है। डिनर खत्म करने के बाद जब यूकी निकलने लगता है, तब हिजुकी उसे जोर से गले लगा लेती है। दोनों के बीच एक गर्म सा हल्का सा इमोशनल मोमेंट होता है, एक ऐसी फीलिंग जिसे दोनों समझते हैं पर कभी भी जुबान पर नहीं आते। दूसरी तरफ हम मिसेरू को देखते हैं, जो कि एक ठंडी प्लेग्राउंड के बेंच पर अकेली बैठी होती है। उसके हाथ में एक छोटी सी चीज होती है जिसे वो दिल से पकड़े हुए होती है। शायद वो उसके लिए बहुत ही खास होती है और वो चुपचाप उस याद को महसूस करते हुए मुस्कुराती है। सीन वापस यूकी पर आता है, जो कि स्कूल के हॉलवे से गुजर रहा होता है। अपकमिंग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का प्रेशर उसके चेहरे पर क्लियर दिखाई दे रहा था। अपना स्ट्रेस कम करने के लिए वो सोचते कि कुछ और पर ध्यान दे। तभी वो गलती से असारा के लीडर से टकरा जाता है और लीडर गिर जाती है, जिससे कि असारा लटक जाती है। यूकी तुरंत उसकी मदद करता है और उसे नीचे उतारता है। असारा हल्के से स्माइल करती है और कहती है, मैं मेंटेनेंस का काम कर रही थी, मुझे अपने ऑफ डे वेस्ट करना पसंद नहीं है। और ये भी कहती है कि वो यूकी को सपोर्ट कर रही है, जिससे कि यूकी के दिल में उसके लिए रिस्पेक्ट और बढ़ जाती है। यूकी सोचता है कि असारा कितनी हार्ड वर्किंग लड़की है। एक फाइनेंशियल एड स्टूडेंट होने के बावजूद भी वो अपनी पढ़ाई और काम दोनों को बैलेंस कर रही है। असारा कहती है, अगर मुझे ये एड नहीं मिलती तो मुझे अपने छोटे भाइयों को संभालने के लिए काम करना पड़ता और शायद से स्कूल भी छोड़ना पड़ता। इतने में कुछ स्टूडेंट्स वहाँ से गुजरते हैं और असारा के बारे में बुरा भला बोलते हुए चले जाते हैं। यूकी गुस्से में उनसे बात करने के लिए आगे बढ़ता है, पर असारा उसे रोक लेती है। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहती है, एक बात बताओ,
क्या मैं बुरा स्मेल करती हूँ? यूकी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। असारा अपने हाथ ऊपर करके कहती है, चेक करके बताओ। यूकी शर्माते हुए पास जाता है और स्मेल करता है और बहुत ही हैरान हो जाता है क्योंकि वो तो बहुत ही अच्छी खुशबू कर रही होती है, लेकिन शर्म के मारे वो कुछ भी नहीं बोलता। सिर्फ इतना कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सीन कट होता है फूड क्लब के कंपेनिंग हेडक्वार्टर पर, जहाँ पर सभी मेंबर टेबल के इर्द गिर्द बैठे होते हैं और कंपेनिंग के खर्चे देखकर बहुत ही शौक हो जाते हैं सभी के सभी। चिसातो सजेस्ट करती है कि हम क्लब के फंड्स का यूज कर लेते हैं, लेकिन हिजुकी तुरंत मना कर देती है और कहती है ऐसा करना चीटिंग होगा और ये स्कूल के पैसे का मिस यूज भी। तब युकीमो एक और आइडिया देता है। वो कहता है कि हम स्कूल के ब्रिजियर फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो फंड राइजिंग का सबसे बड़ा इवेंट होता है। मिजोमी एक्साइटेड होकर कहती है, हम यूकी के केक रोल को बेच सकते हैं, वो बहुत ही सॉफ्ट, डिलीशियस और बहुत ही टेस्टी होते हैं। सभी के मुंह में पानी आ जाते हैं। ये सुनकर यूकी तुरंत कैलकुलेशन करने लगता है और सोचता है कि अगर प्रॉफिट चाहिए तो उसे बहुत ही ज्यादा केक रोल्स बनाना पड़ेंगे, इतना कि शायद से उसे क्लास में स्किप करनी पड़ जाए। पूरी टीम अपने फंडिंग राइजिंग का हिसाब लगाती है और सबको समझ में आता है कि चाहे यूकी अपने फुल स्पीड से भी केक रोल बनाए, फिर भी वो अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाएंगे। सब सोचने लगते हैं कि क्या प्राइस बढ़ा दिया जाए, पर फिर सब एग्री करते हैं कि केक रोल्स के लिए हाई प्राइस लोगों को वॉरिड लगेगा। तब युकीमो एक आइडिया देता है। वो कहते हैं कि हम केक रोल्स के साथ कुछ और कंपेनिंग सवेनियर्स दे सकते हैं ताकि लोग खुश हो जाए और ज्यादा चीजें खरीदे, लेकिन यूकी मना कर देता है और कहता है कि ये आइडिया बहुत ही महंगा पड़ेगा। माफियो कहती है हमें कुछ ऐसा देना होगा जिसकी वैल्यू चाहे उसके लिए थोड़ा ज्यादा ही खर्च क्यों ना करना पड़े। सब डिबेट कर रहे होते हैं। तभी मिचिरो कैजुअली कहती है, क्यों ना हम ओबोरो की फ्री या स्टिक को बांट दें। सब एक सेकंड के लिए चुप हो जाते हैं और फिर पूरी टीम चेयर उठाती है। सबको आइडिया बहुत ही परफेक्ट लगता है। ओबोरो अपने रिच फादर को कॉल करता है और कहता है कि वो एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर शिप कर दे। चिसातो क्रिएटिव मोड में चली जाती है और पेपर, पेन और टेप से यह स्टिक को कंपेनिंग आइटम बना देती है। वो हर स्टिक्स पर स्लोगन लिख देती है, जैसे कि वोट फॉर यूकी। यूकी थोड़ा सा अनइम्प्रेस्ड होता है और कहता है ये पैम्पलेट थोड़ा सा चीप लग रही है, पर युकीमो कहता है सिंपल और क्लियर चीजें ही ज्यादा इम्पैक्ट करती है। वो सजेस्ट करता है कि पहले इलेक्शन कमेटी से अप्रूवल ले लो। चिसातो उसे और की को परमिशन लेने के लिए भेजती है और वो दोनों इतने एक्साइटेड हो जाते हैं जैसे दो बंदर मिशन पर निकल गए हो। पर फिर एक और प्रॉब्लम आ जाती है। प्रिंट करने के लिए टाइम नहीं बचाता और स्टिकर्स लेवल लेने पड़ेंगे जो कि बहुत ही महंगे होते हैं। हिजुकी सजेस्ट करती है कि हम छोटे लेवल्स ले लेते हैं ताकि पैसे बच सके। तभी चिसातो को कॉल आता है कि हमारे पैम्पलेट्स अप्रूवल हो गए। वो खुशी से हिजुकी से कहती कि बस अब लेवल्स के लिए थोड़ा पैसा चाहिए। हिजुकी पहले मना करती है और कहती है टीचर्स, स्टूडेंट्स कंपेनिंग को फंड नहीं कर सकते, लेकिन चिसातो समझाती है कि ये लोन होगा, डोनेशन नहीं। फाइनली हिजुकी मान जाती है और 30,000 येन कैश देती है। कुछ देर के बाद यह स्टिक आ जाते हैं, पर सबको पता चलता है कि हर स्टिक पर लेवल मैनुअली लगाना होगा। नोमी अपनी एक अजीब सी मशीन निकालती है मदद के लिए, लेकिन जब वो कहती है कि ये सिर्फ मैसेज करती है, लेवल नहीं, तो सब बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। युकीमो एस्टिमेट करता है कि सब 10 लोग मिलकर काम करें तो भी पूरा प्रोसेस 1 घंटे में खत्म हो जाएगा। हिजुकी याद दिलाते कि वो टीचर होने के कारण हेल्प नहीं कर सकती। तब कोई पूछता है वैसे यूकी कहाँ पर गया। नोमी बताता है कि वो तो केक रोल्स के इंग्रेडिएंट्स लेने के लिए गया है और सीन शिफ्ट होता है स्कूल के बाहर। यूकी दूसरे कैंडिडेट को देखता है जो अपने पर्सनल सामान को बेचकर अपने कैंपेनिंग के लिए पैसे जमा कर रहे होते हैं और ये देखकर यूकी थोड़ा सा बेचैन हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यूकी सासुकी को देख रहा होता है। सासुकी के आसपास एयर सुमो क्लब के मेंबर्स खड़े होते हैं जो उसे गुस्सा दिखाते हुए कह रहे होते हैं कि उनका लेजेंडरी क्लब डिसबैंड नहीं होना चाहिए, लेकिन सात्सुकी उन सभी को काम टोन में जवाब देती है और सबके सामने एक्सपोज करती है कि उन्होंने अपने क्लब के फंड का मिसयूज किया है सिर्फ खाना खाना और अपने मोटापन के लिए। और ये बात सुनते ही एयर सुमो क्लब के मेंबर्स शर्मिंदा हो जाते हैं और गुस्से में उसके ऊपर एयर शूट्स करने लगते हैं, पर सात्सुकी उन पर ध्यान नहीं देती क्योंकि उनके अटैक सिर्फ हवा में ही थे, एक तरह का ड्रामा। तभी सात्सुकी की नजर यूकी पर पड़ती है। दोनों एक साथ चलने लगते हैं और इलेक्शन के बारे में बात करते हैं। पहले दोनों के बीच में नॉर्मल बातें होती है, लेकिन जैसे यूकी सात्सुकी के तरीके को क्रिटिसाइज करता है जिसमें उसने क्लब को बंद कर दिया था और सिर्फ फंड्स पर फोकस किया था, तो सात्सुकी उसे नेवी कहकर छोड़कर चली जाती है बिना अपनी बात को बदले। सीन चेंज होता है और हमें इसाराता दिखाई देती है जो कि स्कूल में मेंटेनेंस का काम कर रही होती है। तभी कुछ स्टूडेंट्स उसके पास आते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं क्योंकि वो एक फाइनेंशियल एड स्टूडेंट होती है और उसे बाहर खींच कर लेकर जाते हैं और उसको सिर्फ इसलिए मारते हैं क्योंकि वो
यूकी को जानती है। दूसरी तरफ यूकी क्लब में बैठा होता है और सात्सुकी का मैनिफेस्टो दोबारा पढ़ता है। वहाँ पर उसे पता चलता है कि सात्सुकी का मेन गोल एक्चुअली फाइनेंशियल एड स्टूडेंट के खिलाफ हो रहे बुली को रोकना था। पर आयरनी ये होती है कि उसी समय इसराता को बाहर वही बुलिंग झेलनी पड़ रही होती है। थोड़ी देर के बाद जब यूकी, चिसातो और मिह्यू अपने वाई स्टिक लेबल करके घर जा रहे होते हैं, यूकी को रास्ते में इसराता मिलती है। वो अकेली होती है, परेशान सी, और अपने कपड़े को पकड़कर बैठी होती है जैसे किसी ने उसे हर्ट किया हो। यूकी तुरंत उसके पास दौड़कर जाता है और पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन इसराता मुस्कुरा कर कहती है वो ठीक है, बस थोड़ा डर गई थी। वो ये भी एक्सेप्ट नहीं करती कि उसके ऊपर अटैक सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स उसके यूकी के साथ क्लोजनेस से जेलस थे। फिर भी वो कहती कि उसे अपना काम कंप्लीट करना है और वो शाम तक चुपचाप काम करती रहती है, अपने दर्द छुपाकर हिम्मत नहीं हारते हुए। सीन कट होता है। अब हम फूड क्लब के कैंपेनिंग हेडक्वार्टर में होते हैं जहाँ पर यूकी और चिसातो वाई स्टिक पैम्पलेट्स लेबल कर रहे होते हैं। वहीं पर मिह्यू एक साइड में बैठी होती है और यूकी की कैंपेनिंग के डायलॉग लिख रही होती है। यूकी दिल से थैंकफुल होता है कि मिह्यू उसकी स्पीच को लिख रही होती है। मस्ती में वो घुटने पर बैठ जाता है और मिह्यू को प्रपोज करने का नाटक करता है। मिह्यू जोर से हंस पड़ती है और मजाक में कहती है अगर किसी को क्रश है तो चिसातो है, मैं नहीं। चिसातो तुरंत शर्माते हुए जवाब देती है मैं कभी भी इस अगली बफेलो से प्यार नहीं करती हूँ। मिह्यू हंसते हुए उसकी पूरी बातें अपने कैंपेनिंग नोट्स में लिख लेती है और सीन एक हल्का फुल्का स्वीट नोट पर खत्म हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ओबोरो क्लब में एंटर करती है। जैसे ही वो अंदर आती है उसकी नजर यूकी, चिसातो और मिह्यू पर पड़ती है। तीनों एक दूसरे के साथ हंसते हुए काम कर रहे होते हैं। ओबोरो उन्हें देखकर क्लियरली जेलस फील करती है पर कुछ भी नहीं कहती और चुपचाप वहां से निकल जाती है। अगले सीन में यूकी अपने इंग्रेडिएंट्स लेकर स्कूल आता है और रोल केक्स बनाना स्टार्ट करता है। वो इस काम के लिए अपनी क्लास भी बंक कर देता है। मिह्यू भी कहती है कि वो अपनी क्लास को स्किप करेगी क्योंकि अब तक उसने कभी भी क्लास को मिस नहीं किया और वो चिसातो का एहसान चुकाना चाहती है जिन्होंने सर्जरी के बाद उसकी हेल्प की थी स्कूल में एडजस्ट होने के लिए। जब यूकी बेकिंग में बिजी होता है मिह्यू उसके पास बैठी होती है और उसकी कैंपेनिंग डायलॉग्स लिख रही होती है। हाफ बैच कंप्लीट होने के बाद एक स्टूडेंट रिपोर्टर आता है और यूकी से प्रेसिडेंट इलेक्शन के बारे में रेड फायर क्वेश्चन करने लगता है। यूकी उन सवालों से इरिटेट हो जाता है और रिपोर्टर उसके हर वर्ड्स को लिटरली लिखता है पर उसका एक्चुअल मीनिंग इग्नोर कर देता है। रिपोर्टर तो खुश होकर चला जाता है लेकिन यूकी का मूड बहुत ही खराब हो जाता है। थोड़ी देर के बाद ओबोरो वापस आती है और केक्स इंस्पेक्ट करने के बहाने यूकी के पास आती है लेकिन वो एक अजीब हरकत करती है। यूकी के गाल पर लगी आइसक्रीम को अपनी जुबान से लिक कर देती है। यूकी बहुत ही शॉक्ड और डिस्गस्टेड फील करता है पर ओबोरो स्मिर्क करते हुए वहां से निकल जाती है। अब रूम में सिर्फ यूकी और मिह्यू ही बचे होते हैं। यूकी बेकिंग कंटिन्यू करता है और मिह्यू उसे प्यार भरी नजर से देखती रहती है। अपनी नोटबुक में लिख देती है कि यूकी जानबूझकर धीरे धीरे काम कर रहा है सिर्फ मेरे साथ ज्यादा टाइम बिताने के लिए। तभी अचानक नोमी रूम में घुस जाती है और पूछती है एंजल शेयर क्या होता है। यूकी कहता है कि शायद से अल्कोहल एवेपोरेट होने को एंजल शेयर कहते हैं पर नोमी हंसते हुए कहती है नहीं, मैं वो एंजल हूँ जो कि तुम्हारे केक के बचे हुए पीसेस को कलेक्ट करती हूँ। यूकी उसकी बकवास सुनकर थोड़ा सा परेशान हो जाता है पर जब नोमी रोने लगती है तो वो घबरा जाता है और कहता है ठीक है मैं तुम्हें सभी केक रोल्स के एंड स्लाइस दे दूंगा। ये सुनते ही नोमी खुश हो जाती है और एक छोटी सी जंप मारकर रूम से बाहर चली जाती है। मिह्यू अपनी नोटबुक में लिखती है ब्रीफ अलोन टाइम अगेन और फिर देखती है यूकी थोड़ा सा थका हुआ लग रहा है। वो कहती है मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ और रूम से निकल जाती है। कुछ ही पल के बाद हिजुकी वहाँ पर आती है और बिना वार्निंग के यूकी को हक कर लेती है। वो कहती है मुझे तुम भी याद आए और तुम्हारा बना हुआ खाना भी। फिर यूकी की गोद में बैठ जाती है और मजाक में कहती है मुझे तुम्हारा स्पेशल एग रोल चाहिए। तभी मिह्यू चाय लेकर वापस आ जाती है और हिजुकी तुरंत खड़ी होकर नॉर्मल एक्ट करती हुई वहाँ से निकल जाती है। मिह्यू यूकी को चाय देती है और कहती है तुम्हें चिसातो पर फोकस करना चाहिए और सॉफ्टली कहती है कि वो चाहते कि यूकी और चिसातो दोनों एक साथ खुश रहें। और यूकी को लगता है कि मिह्यू सिर्फ दिखावा कर रही है और वो थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है। तभी जराता रूम में दौड़कर आती है और एक्साइटेड टोन में कहती है ब्रेकिंग न्यूज, अब फाइनेंशियल एड स्टूडेंट को ऑफिशियली परमिशन मिल गई है अपना कैंडिडेट चूज करने के लिए। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि अजराता यूकी की कैंपेनिंग में हेल्प करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड है। यूकी भी बहुत ही खुश होता है कि उसके साइड में इतनी क्यूट और बहुत ही खूबसूरत टीम मेंबर हैं। लेकिन मिह्यू के पहले के कमेंट्स उसके दिमाग में घूमते रहते हैं और वो हेजिटेट करता है कोई मूव लेने में। फिर स्कूल बाजार का दिन आता है और स्टूडेंट साउथ से भी बहुत ही मेंबर्स बाजार में आते हैं। यूकी अजराता को फूड क्लब के बाकी मेंबर से मिलवाता है और बताता है कि अब वो उनकी टीम का न्यू
न्यूएस्ट मेंबर है। यूकी सरप्राइज होता है जब वो देखते हैं कि उसका कंपेनिंग बूथ स्टेज के बिल्कुल पास सेटअप है। चिसातो उसे बताती है कि युकियुमे ने कुछ फेवर्स यूज किए हैं जिससे कि बूथ वहां लग पाया। तभी हिजुकी अनाउंस करती है कि बाजार ऑफिशियली स्टार्ट हो गई है और स्टूडेंट्स का एक बाजार ग्राउंड में आ जाता है। पहला चीज जो सब नोटिस करते हैं वो है सासुकी का डोमिनेट कंपेनिंग बूथ और उसका मर्चेंडाइज सेल्स। शुरू में की और आई मिसिंग होते हैं लेकिन फिर वापस आते हैं माहोजी के फ्लैशी कंपेनिंग गुड्स बैग के साथ। यूकी खुश नहीं होता और कहता है कि हमें उसे आउटसाइन करना होगा। रिकी और मीरू भी कंपेनिंग में मदद करने के लिए आते हैं और क्राउड में जाकर चीजें बेचना स्टार्ट कर देते हैं ताकि यूकी के लिए पैसा राइज हो। चिसातो यूकी को रिमाइंड करती है अपना स्पीच प्रिपेयर करे, लेकिन यूकी को याद आता है कि स्क्रिप्ट घर पर ही छूट गया है। बिना टाइम वेस्ट किए माफियू तुरंत भाग जाती है और नई कॉपी प्रिंट करने लगती है। टीम अपना कंपेनिंग किक ऑफ करती है और यह स्टिक पैम्पलेट के साथ डिस्ट्रीब्यूट करते हुए और ये और म्यू क्राउड के बीच जाकर प्रोफेशनली जोनी सिन सीडी बेचते हैं ताकि यूकी के लिए फंड्स कलेक्ट हो। जब केक रोल सेल करने का टाइम आता है यूकी बहुत ही सरप्राइज्ड होता है, प्राइस काफी बढ़ गया है। लेकिन चिसातो एक्सप्लेन करती है कि वो कॉस्प्ले का यूज करेगी ताकि सेल्स बूस्ट हो। स्टेज पर की और आई इंस्टेंट हिट बन जाते हैं जब अनाउंस करते हैं कि जो भी यूकी के केक रोल्स को खरीदेगा उसके साथ फोटो का मौका मिलेगा। बहुत क्राउड से भर जाता है और यूकी शौक में जब वो देखता है कि ओबोरो भी कस्ट्यूम में ड्रेस पहने बूथ में और क्राउड इसे एंजॉय कर रहा होता है। फिर यूकी और ओबोरो को स्टेज पर बुलाया जाता है और म्यूरी रिवील करती है कि उसने उनके ऊपर एक रोमांटिक कॉमिक क्रिएट किया है और अब उनसे वो सीन एक्ट करने को कहा जाता है। यूकी पहले रिफ्यूज करता है लेकिन ओबोरो कन्विंस करती है कंपेनिंग फंड्स के लिए वो ये करें। इतना प्रेशर में आने के बाद यूकी एक्ट करता है और क्राउड गो वाइल्ड कर देता है। उसके बाद अनाउंसर अनाउंस करता है कि सब कैंडिडेट्स अपने स्पीचेस इंफॉर्मेशन रूम में सबमिट की हुई विजन से ही डिलीवर करेंगे। माफियो तुरंत वापस भागती है और सोचती है कि उसने यूकी का स्पीच प्रिंट किया है, लेकिन गलती से वो अपनी लिखी हुई लव स्टोरी ले आती है जिसमें वो और यूकी स्टेरिंग है। रियल स्पीच अलग से प्रिंट हुई होती है। बूथ में माफियो जो कि लव स्टोरी फेंकने वाली होती है उस पर उसका हार्ट सिंक हो जाता है। वही समय यूकी ऑलरेडी इंफॉर्मेशन रूम में होता है और अपनी लगभग सभी ड्राफ्ट सबमिट करने के लिए जा रहा होता है। जैसे यूकी अपनी बारी का वेट कर रहा होता है तभी मोजी उसके पास आता है। वो यूकी से कहता है कि हमें मिलकर सासुकी को हरा देना चाहिए, पर यूकी उसकी बात को ठुकरा देता है और कहता है कि मैं यहाँ पर जीतने के लिए आया हूँ, हार मानकर भागने के लिए नहीं। ये सुनकर मोजी के अंदर गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि अब मैं तुम्हें रोक कर ही रहूंगा और तुम्हें इस बात का पछतावा हमेशा रहेगा। उसके बाद मोजी स्टेज पर जाने के लिए बढ़ता है। तभी दूसरी तरफ से माफियो बूथ पर बैठ जाती है और उसके हाथ में असली स्क्रिप्ट होती है। वो ये देखकर बहुत ही शौक में आ जाती है। यूकी के पास उसका लव स्टोरी वाला पेपर चला गया है। इधर यूकी बिना कुछ जाने वही स्क्रिप्ट लेकर अपनी स्पीच की तैयारी कर रहा होता है। माफियो जैसे ये बात को समझती है उसके होश उड़ जाते हैं और पैनिक में आ जाती है और कुछ बोल भी नहीं पाती। चिसातो उसके पास आकर उसे समझाने की कोशिश करती है पर माफियो इतनी घबरा रही होती है कि वो ये सच बताने की हिम्मत नहीं कर पाती। यूकी के पास उसका लव लेटर है। तभी अनाउंसर गलती से मोजी का नाम लेने की वजह यूकी का नाम बुला लेता है। ये सुनते ही माफियो बेहोश हो जाती है। यूकी प्रेशर में आता है लेकिन फिर भी बैक स्टेज की तरफ बढ़ता है। स्टेज पर मोजी आता है और क्राउड में सब लोग उसके खिलाफ चिल्लाने लगते हैं। वो अपना इंट्रोडक्शन देता है और सासुकी के मैनिफेस्टो को तोड़ कर रख देता है। उसके दोस्त जो कि भीड़ में बैठे होते हैं वो चीयर करते हैं ताकि सीधा ध्यान उसकी तरफ जाए। यूकी पीछे से ये सब देखता है और बहुत ही हैरान हो जाता है कि मोजी इतने प्रेशर में भी बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। तभी अनाउंसर सासुकी का नाम लेता है। वो यूकी के पास से गुजरते हुए मुस्कुराती है और कहती है गुड लक। फिर वो स्टेज पर चढ़ जाती है। जैसे ही वो बोलना शुरू करती है सभी उसके लिए चीयर करते हैं। सासुकी अपनी स्पीच दिल से देती है और वादा करती है कि वो स्कूल को एक बेहतर जगह बनाएगी। उसके जज्बात और सच्चाई से पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। इन्फॉर्मेशन रूम में यूकी उसकी स्पीच सुन रहा होता है और अंदर ही अंदर बहुत ही इम्प्रेस होता है। तभी मोजी उसके पास आकर कहता है हम राइवल्स हैं क्योंकि तुमने मेरा ऑफर को ठुकरा दिया। यूकी उसकी बातों को इग्नोर करता है और अपने हाथ में रखे पेपर को देखता है। तभी उसको समझ में आता है कि ये तो उसका स्पीच नहीं बल्कि माफियो का लव लेटर है। उसके रिएक्ट करने से पहले ही अनाउंसर उसका नाम बुला लेता है। अब उसके पास असली स्पीच ढूंढने का टाइम भी नहीं बचता। वो हिम्मत करके स्टेज की तरफ बढ़ता है। इधर माफियो होश में आती है और तुरंत भागती है ताकि असली स्क्रिप्ट यूकी तक पहुंच सके। चिसातो उसे रोकने की कोशिश करती है पर माफियो रुकती नहीं और सीधा दौड़ पड़ती है। जब तक वो इन्फॉर्मेशन रूम में पहुंचती है तब तक बहुत ही देर हो चुकी होती है। जैसे यूकी स्टेज की तरफ बढ़ता है उसके हाथ में अब माफियो की लव स्टोरी होती है। सीढ़ियां चढ़ते वक्त अचानक वो लड़खड़ा जाता है और नीचे गिर पड़ता है। उसके हाथ में रखे पेपर्स हवा में उड़ जाते हैं और उसकी नाक से खून टपकने लगता है और पूरा क्राउड चुप हो जाता है। यूकी धीरे धीरे उठता है और उसके हाथ कांपते हुए। तभी उसकी नजर भीड़ के कोने में खड़ी चिसातो पर पड़ती है जिसका शांत चेहरा उसे हिम्मत देता है। वो गहरी सांस लेता है और क्राउड के सामने कह देता है
चाहो तो हंस लो, मुझे गिरने से शर्म बिल्कुल भी नहीं है। फिर वो अनाउंसर की गलती सुधारता है और अपना सही नाम बताता है ताकि उसके वोट गलत ना गिने जाए। स्क्रिप्ट खोने के बाद भी वो दिल से बोलता है। वो सबके सामने कहता है कि फूड क्लब और उसके जैसे कई क्लब्स को बजट कट करने के चक्कर में बंद करने का खतरा है और वो ये इलेक्शन जीतने के लिए नहीं बल्कि उन चीजों को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है जो कि उसके लिए मायने रखती है। उसके दोस्त उसकी स्पीच सुनकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं। भले ही थोड़ा उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं पर हर लफ्ज दिल से निकल रहे होते हैं। क्राउड तालियां और चेयर से गूंज उठती है। दूर से सासुकी उन्हें देखती है और हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है दिल में ये लड़का सच में कुछ अलग है। यूकी अपने फूड क्लब से अपना वादा सबके सामने करता है कि वो हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरी तरफ माफियू टीवी पर उसकी स्पीच देखती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, दिल भर आता है। थोड़ी देर के बाद सब कुछ शांत हो जाता है। फूड क्लब के रूम में सब फिर से इकट्ठा होते हैं। यूकी हंसकर कहता है मुझे याद भी नहीं है मैं स्टेज पर क्या बोल गया। सब कहते हैं जो भी बोला दिल से बोला और वही सबसे खास था। तभी यूकी माफुई की तरफ मुड़ता है और उसे स्क्रिप्ट के बारे में पूछता है लेकिन माफुई तुरंत उसके हाथ से वो स्क्रिप्ट छीन लेती है ताकि और कुछ ना पढ़ ले। अचानक स्टूडेंट रिपोर्टर क्लब रूम में घुस आता है लेकिन इस बार वो लड़के की यूनिफॉर्म में होता है। यूकी उसे देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है क्योंकि उसे लगा था कि रिपोर्टर लड़की है। उसके बाद सब मिलकर टीवी पर इलेक्शन रिजल्ट देखने लगते हैं जैसे उम्मीद थी। सासुकी और मोजी पहले 2 नंबर पर होते हैं लेकिन सबको शौक तब लगता है जब यूकी का नाम तीसरे नंबर पर आ जाता है। स्कूल का न्यूज चैनल लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू होता है और यूकी का मैनिफेस्टो सबके सामने दिखाता है। हाजुकी सबको कहता है अभी खुशी मनाने की जल्दी मत करो, वोट्स वेब में अपडेट होते रहेंगे, सीनियर्स की वोट्स अभी तक बाकी है। रूम में टेंशन बढ़ जाता है, सब कैंडिडेट के पॉइंट्स बढ़ने लगते हैं। फिर फाइनल वेव आते हैं। यूकी की वोट्स अचानक से बढ़ जाते हैं। उसे टोटल 10% स्टूडेंट के वोट मिले होते हैं और इस तरह से यूकी ऑफिशियल तरीके से प्राइमरीज क्लियर कर लेता है। यूकी की जीत भले ही छोटी होती है लेकिन फूड क्लब के लिए किसी बड़े त्योहार से कम नहीं होती। सभी खुशी से झूम उठते हैं क्योंकि यूकी अब पहला इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बन गया था जिसने प्राइमरीज क्लियर की होती है। सबके चेहरे पर एक्साइटमेंट होती है और हाजुकी को इतनी खुशी होती है कि हंसते हुए कहती है कि आज तो मुझे तालियां चाहिए। तभी री और मीरू आगे बढ़ते हैं और यूकी के कंपेनियन को एक गिफ्ट देते हैं, अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा जिसे उन्होंने चिसातो से वादा किया था। टीम उसका शुक्रिया अदा करती है और वादा करती है कि वो पैसे का सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। सब एक साथ मिलकर ग्रुप फोटो के लिए पोज करते हैं। कैमरा लाइव होता है और पूरा कैंपस उन्हें ही देख रहा होता है। दूसरी तरफ काउंसिल प्रेसिडेंट के ऑफिस में यूकीमो इलेक्शन अपडेट्स देख रहा होता है। उसके दोस्त उसे बताते हैं कि यूकी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। यूकीमो मुस्कुराता है और शांति से कहता है कि उस पर नजर रखो, अब उसके खिलाफ और भी लोग खड़े होंगे। अगले सीन में यूकी, चिसातो, माफियू और इसारा घर जा रहे होते हैं। सब अभी भी यकीन नहीं कर पा रहे होते कि यूकी ने प्राइमरीज क्लियर कर ली है। चिसातो सभी को मोटिवेट करती है और कहती है कि अभी तो असली मुश्किल आगे, हमें कैंप में सरवाइव करना होगा। थोड़ी देर के बाद इसारा और माफियू अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं और यूकी और चिसातो एक साथ रह जाते हैं। चिसातो अचानक कहती है चलो कन्वीनियंस स्टोर चलते हैं, मुझे दखाई के लिए चॉकलेट लेनी है। घर पहुंचकर दोनों चॉकलेट बार को आधा आधा तोड़कर एक छोटी सी मेमोरीज टेबल पर रखते हैं। वो मेमोरियल चिसातो के छोटे भाई दाकी के लिए होती है जो कि अब नहीं रहा। चिसातो कुछ देर चुप रहती है और यूकी धीरे से कहता है दाकी तुम पर फक्र करता होगा, हम सब उसके सपनों को पूरा कर रहे हैं। अगले दिन कैंप में फूड क्लब के सभी मेंबर्स क्लब में मिलते हैं ताकि तैयारी कर सके। वो व्हाइट बोर्ड पर वोट्स टोटल लिखे होते हैं और समझता है कि ये नंबर्स आयरन वोटर्स के लॉयल सपोर्टर जो कि अपना साइड बदलते नहीं। तभी माफियू अपनी चिंता जताती है और कहती है कि क्या यूकी के वोट्स उन स्टूडेंट्स से आगे हैं जो कि बस उसके जोश में आ गए थे, ना कि किसी असली सपोर्टर्स। यूकीमो उसकी बात को सीरियसली लेता है और कहता है हमें उन वोटर्स को अपनी तरफ खींचना होगा जो कि अभी दूसरे कैंडिडेट के साथ हैं। और वो यूकी को समझाता है कि तुम्हारे पास एक फायदा है, तुम स्टूडेंट कौंसिल से जुड़े हुए नहीं हो जैसा कि सासुकी या मोही। तुम एक नए और फ्रेश कैंडिडेट के रूप में उन सभी के लिए उम्मीद बन सकते हो। यूकीमो का मानना है कि अगर सासुकी और माहोजी एक दूसरे से सीधा टकराते हैं तो यूकी उन लोगों के वोट से जीत सकता है जो कि पुरानी गवर्नमेंट और उनके सिस्टम से थक चुके हैं। वो चाहता है कि यूकी एक नई सोच वाला आउटसाइडर बनकर सभी के सामने है जो कि सिस्टम को बदलने का पूरा सपना देखता है। उसके बाद फूड क्लब अपने कैंप की तैयारी शुरू कर देता है। सब मिलकर नए स्लोगन सोचने लगते हैं, नए आइडियाज पर काम करते हैं और अपनी पुरानी स्ट्रेटजी को इम्प्रूव करते हैं। किचन के अंदर यूकी और इसारा मिलकर कुकिंग कर रहे होते हैं। तभी की और मैं वहाँ पर आते हैं और यूकी को चिढ़ाने लगते हैं कि उसके पास यूकीमो जैसी पर्सनैलिटी है और उसका चार्मिंग फेस नहीं है। ये बात सुनकर यूकी थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है लेकिन इसारा उसे समझाती है कि कुकिंग भी एक बहुत ही अच्छी स्किल है और उसे शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। तभी अचानक यूकी अपनी उंगली काट लेता है। चिसातो, माफियू और हिजुकी तुरंत उसके पास आ जाते हैं लेकिन सब बहुत ही हैरान हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि इसारा शांति से उसके जख्म से खून चूस रही होती है। इसारा बताती है कि वो अपने छोटे भाइयों के साथ ऐसा करती थी क्योंकि इससे ब्लीडिंग रुक जाती है। माफियू तुरंत मना करती है कि ये जरूरी नहीं है और चिसातो उसे डांटती है, कहती कि यूकी उसका
उसका भाई नहीं है, लेकिन फिर चिसातो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है क्योंकि उसे अपना छोटा भाई याद आ जाता है जो कि एक एक्सीडेंट में मर गया था। रात को सब लोग एक साथ डिनर करते हैं और सबको यूकी और इसारा के हाथ का बनाया खाना बहुत ही पसंद आता है। इवन मिस यू जो कि हमेशा काम रहती है वो भी कहती है कि इट्स नॉट बैड, जिससे सब लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं। इसारा कहती है कि वो अब साफ सफाई कर लेगी, लेकिन चिसातो और माफुयू उससे कहते हैं कि वो आराम करें और वो दोनों क्लीनिंग कर देंगी। थोड़ी देर के बाद यूकी क्वाइटली बात लेने चला जाता है। वो पानी में बैठकर सोचता है कि क्या सच में उंगली चूसने से खून रुकता है, और मजाक में खुद ट्राई करता है। तभी चिसातो अंदर आ जाती है और टॉवल निकालकर उसके पास बैठ जाती है जैसे ये कोई बड़ी बात ना हो। वो हंसते हुए याद करती है कि बचपन में वो दोनों एक साथ नहाया करते थे। यूकी शॉक्ड हो जाता है और वो शर्म से चुप हो जाता है। चिसातो उसके पास आती है और पूछती है कि उसके करीब क्यों नहीं आता। जब एटमॉस्फेयर थोड़ा सा ऑकवर्ड होने लगता है तभी ओबोरो अचानक से अंदर आ जाता है। यूकी घबरा जाता है और अपनी सिचुएशन समझाने लगता है, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है चिसातो वहाँ से गायब होती है। उस रात यूकी पार्क के पास से गुजरता है जहाँ वो सात्सुकी और हिजुकी को झगड़ते हुए देखता है। हाजुकी कहती कि वो अपनी माँ से मिलने के लिए नहीं जाएगी और चाहती कि सात्सुकी बाकी फैमिली के साथ चली जाए। जब वो दोनों यूकी को देखते हैं तुरंत चुप हो जाते हैं। यूकी उनसे माफी मांगता है कि उसने उनकी बात सुन ली, लेकिन सात्सुकी मजाक में बात को हल्का कर देती है। तभी हाजुकी उन दोनों को देखकर कहती है कि सात्सुकी को यूकी से दूर रहना चाहिए क्योंकि वो ऑलरेडी कन्फेस कर चुकी है कि उसने यूकी को पहले ही किस किया था। ये बात सुनकर यूकी और सात्सुकी दोनों ही चुप हो जाते हैं और माहौल एक बहुत ही अजीब से खामोशी में चला जाता है। यूकी अपनी बात समझाने की कोशिश करता है तो सात्सुकी बिना कुछ कहे उसे पीछे मुड़कर चली जाती है। उसकी बाद सीन कैंप में शिफ्ट होता है जहाँ पर यूकी सोने की तैयारी कर रहा होता है। उसके पास ओबोरो लेटा होता है जिसके आसपास अलार्म क्लॉक्स के एक पुराना पहाड़ बना होता है क्योंकि वो खुद से कभी टाइम पर नहीं उठ पाया और यूकी पर ही डिपेंड करता था। जब दोनों सोने लगते हैं ओबोरो अपनी फेवरेट पिलो मिस करने लगता है। यूकी उसे अपना पिलो देने की ऑफर करता है, लेकिन ओबोरो उसके पिलो की जगह यूकी को ही गले लगा लेता है। वो मजाक में कहता है कि अब तुम मेरे हक से बच नहीं सकते हो, लेकिन यूकी चालाकी से ध्यान भटकाता है और उसके पकड़ से निकल जाता है। ओबोरो के सो जाने के बाद यूकी चुपके से बाहर निकलता है और एक शांत जगह ढूंढने लगता है जहाँ वो आराम से सो सके। तभी वो देखते हैं कि हिजुकी आराम से अकेली तारों के नीचे बैठी हुई शराब पी रही होती है। वो अचानक यूकी से कहती है कि मुझे किस दो। यूकी मना करता है तो हिजुकी कहती है कि फिर मुझे अपने कंधों पर उठाकर मेरे रूम तक छोड़ दो। यूकी उसे अपनी गोद में उठाकर गर्ल्स ड्रोम लेकर जाता है, लेकिन जैसे ही एक लड़की उन्हें देखती है वो चिल्लाने लगती है। अगली पल पूरे ड्रोम में हंगामा मच जाता है। सब लड़कियां यूकी के पीछे भागने लगती है क्योंकि उन्हें लगता है कि वो गर्ल्स ड्रोम में घुस चुका है। यूकी भागता हुआ एक डेड एंड तक पहुंच जाता है, लेकिन तभी सात्सुकी वहां पर आकर उसे बचा लेती है। वो सबको शांत करती है और कहती है कि रात बहुत ही हो गई है और सभी को सोने के लिए जाना चाहिए। फिर वो यूकी को अपने लग्जरियस रूम में छुपा लेती है। वहाँ सात्सुकी उसे बोलती है कि सब कुछ क्लियर समझाओ। यूकी बताता है कि हिजुकी नशे में थी और वो सिर्फ उसे हेल्प कर रहा था। सात्सुकी अपनी बहन के बिहेवियर के लिए सॉरी बोलती है, लेकिन फिर सोचती है कि क्या टीचर और स्टूडेंट के बीच ये रिश्ता सही है। फिर वो डायरेक्ट पूछती है क्या तुमने सच में हिजुकी को किस किया था। यूकी थोड़ा सा हेजिटेट करता है, लेकिन फिर बोलता है हाँ वो हुआ था। हिजुकी नशे में थी और उसने उसे अचानक किस कर लिया था। सात्सुकी उसके होनेस्टी से थोड़ी रिलैक्स हो जाती है, लेकिन फिर भी उसे थोड़ा सा कॉर्नर में ले जाकर और क्लियर जवाब मांगती है। यूकी फिल्म टोन में कहता है कि उसके दिल में हाजुकी के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। ये सुनकर सात्सुकी मुस्कुराती है और कहती है कि अभी बाहर जाना सेफ नहीं है, इसलिए तुम यहीं पर रुक जाओ। वो मजाक में कहती है कि अगर रहना है तो एक फेवर चुका दो, मेरे साथ थोड़ा सा वक्त बिताओ। ये कहकर वो अपनी जैकेट उतार देती है, लेकिन सीन प्लेफुल निकलता है। वो एक्चुअली उसे एक बोर्ड गेम खेलने के लिए कहती है। दोनों गेम खेलने लगते हैं। कंपटीशन काफी टफ होता है, लेकिन दोनों एंजॉय कर रहे होते हैं। एक मैच के बाद दूसरा मैच होता है और रात बीत जाती है बिना पता चले। तभी सात्सुकी खिड़की से देखती है कि कुछ लड़कियां अभी भी यूकी को ढूंढ रही है। वो हंसते हुए कहती है कि तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, या तो तुम खुद जाके सरेंडर कर दो, या तो तुम मेरे साथ परमानेंटली शिफ्ट हो जाओ, या फिर तब तक बोर्ड गेम खेलते रहो जब तक कि सिचुएशन काम नहीं होती। यूकी मजाक में कहता है कि वो तीसरा ऑप्शन चूज करेगा, लेकिन अगर मजबूर हुआ तो शायद से दूसरा भी कर सकता है। सात्सुकी हंसती है और कहती है अगर हाजुकी को ये पता चला तो वो क्या करेगी। यूकी तुरंत कहता है कि ओके सिर्फ एक गलती थी और उसके बीच कोई रोमांटिक बात नहीं है। तभी सात्सुकी थोड़ा सा सीरियस हो जाती है और यूकी को बताती है कि जिस रात हाजुकी घर छोड़कर गई थी उसने अपने पेरेंट्स से पूछा था कि क्या हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया। सात्सुकी ने देखा कि हिजुकी भी उसे अलग हो गई है। अब जब वो देखती कि हिजुकी यूकी के साथ सबसे ज्यादा ओपन है, सात्सुकी सोचने लगती है कि ऐसा क्यों। यूकी धीरे से कहता है कि हिजुकी ने अब तक अपनी फैमिली के बारे में उसे कुछ भी नहीं बताया। कुछ घंटों के बाद सात्सुकी यूकी के ड्रोम में चुपके से बाहर निकलने में मदद करता है।
और धीरे से उसका शुक्रिया कहती है कि उसने उसके साथ वक्त बिताया। पर जैसे यूकी जाने लगता है, सात्सुकी उसे रोक लेती है और पूछती है कि क्या यूकी ये समझेगा कि अगर वो उसे जबरदस्ती किस कर दे जैसे कि हाजुकी ने किया था तो वो एक्सीडेंट होगा। वो उसके करीब आती है और थोड़ी सी लीन करती है, पर तभी हाजुकी वेंडिंग मशीन से आते हुए गिरते गिरते वापस आ जाती है। वो उन्हें मिड मोमेंट पकड़ लेती है और मुस्कुराती है और मजाक में यूकी को किस करने की कोशिश करती है। फिर वो जोर से हंस पड़ती है और चली जाती है, छोड़कर दोनों को कंफ्यूज्ड। पर उन्हें ये नहीं पता होता कि मिसियू दूर से ये सब देख रही थी। उस दिन के बाद फूड क्लब रूम में सब मिलते हैं और बहुत ही रूमर्ड चिप के बारे में बात करते हैं जो कि लड़कियों के ड्रोम में घुस गया था। नोमी जो कि हमेशा से स्किन केयर पर फोकस करती है, कहती कि वो बहुत ही जल्दी सो गई थी और कुछ भी नहीं सुनी। चिसातो कहती कि वो ड्रंक हिजुकी का ध्यान रख रही थी और उसने भी कुछ भी नोटिस नहीं किया। की और मैं सजेस्ट करते हैं कि शायद से कोई लड़की ने ही इस चिप को ड्रोम में लाया होगा, जिससे यूकी थोड़ा सा नर्वस हो जाता है क्योंकि टेक्निकली हिजुकी ही उसे लेकर आई थी। उस रात नोमी कोर्स टेस्ट का इवेंट होस्ट करती है। चिसातो यूकी से कहती कि उनका कंपेनिंग अच्छा हो रहा है, इसलिए थोड़ी देर रिलैक्स कर सकते हैं। वो दोनों गेम में पेयर होते हैं और टेस्ट कोर्स में मूव करते हैं। तभी अचानक एक चीख सुनाई देती है। यूकी टेंस हो जाता है, सोचता है कि शायद से हिजुकी या इसारा ट्रबल में हो, जो कि चिसातो में थोड़ी सी जेलसी जगाता है। वो एक मेकशिफ्ट गोस्ट से मिलते हैं जो कि जापानीज याकाई कस्ट्यूम में होता है। यूकी कस्ट्यूम को क्रिटिक करता है और कहता है कि ये सब गलत है। चिसातो गोस्ट के नीचे से चिल्लाती है कि यूकी उसे बचाए वरना वो स्टेप सिस्टर की तरह स्टक हो जाएगी, पर यूकी जल्दी रिएक्ट नहीं करता है, जिससे कि चिसातो नाराज हो जाती है और ड्रंक हिजुकी वाले इंसिडेंट का जिक्र करती है और यूकी एडमिट करता है कि वो ड्रोम में था और वो सिर्फ हिजुकी को उसके रूम तक हेल्प कर रहा था। चिसातो फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और उसके जेलसी सामने आ जाती है। यूकी उसे रीअश्योर करने की कोशिश करता है, कहता है कि वो उसे नहीं छोड़ेगा और हमेशा उसके साथ रहेगा, पर वो प्यार नहीं बोलता और इसका रिजेक्शन चिसातो को हिला देता है। जब इसारा और हिजुकी वहाँ पर आते हैं, चिसातो बात करने से दूर चली जाती है और यूकी उसका पीछा करता है। बाद में जब वो बात में वापस आते हैं तो हिजुकी पार्क में अकेली ड्रिंकिंग कर रही होती है। यूकी उसके पास जाता है और तुरंत उसे टीज करना शुरू करता है कि वो ड्रोम में क्रीप है। यूकी हाजुकी से पूछता है कि सात्सुकी के साथ उसका रिलेशन के बारे में और कहता है कि वो सात्सुकी से नफरत करती है, पर हिजुकी उसका क्वेश्चन इग्नोर कर देती है, कहती कि वो आंसर नहीं देगी जब तक यूकी उनके रिलेशन को सीरियसली नहीं लेगा। यूकी उसे कहता है कि अगर वो कुछ सीरियस चाहती है तो पहले कन्फर्म कर देती गेम खेलने की बजाय। हाजुकी बिना झिझक के यूकी को अपना दिल की बात बता देती है। यूकी ये सब सुनकर थोड़ा सा शॉक हो जाता है और कहता है कि उसे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, लेकिन हाजुकी जो कि हमेशा से इम्पेशेंट रही है, उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो तुरंत अपना फोन निकालती है और सात्सुकी को कॉल करके कहती है कि चलो एक कंपटीशन करते हैं, जो जीतेगा वो यूकी को जीत लेगा। सात्सुकी बिना सोचे समझे हाँ कर देती है। दोनों एक बोर्ड गेम के जरिए अपना बैटल स्टार्ट करते हैं। हाजुकी बहुत ही हैरान हो जाती है कि सात्सुकी ने इतनी जल्दी चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। सात्सुकी कहती कि वो सिर्फ जीतने के लिए नहीं खेल रही है बल्कि अपनी बहन को समझाने के लिए भी खेल रही है। गेम के दौरान हाजुकी उसे बार बार चिढ़ाने लगती है, उसके यूकी के लिए फीलिंग को लेकर बहुत ही मजाक उड़ाती है। सात्सुकी इरिटेट हो जाती है और हिजुकी मुस्कुराती है क्योंकि वो जानती है कि उसकी छोटी बहन के दिल में यूकी के लिए कुछ तो जरूर है। जब सात्सुकी उसे समझाती है कि ऐसे मजाक ना करे, तब हिजुकी फिर से चिढ़ाती है और कहती है कि मैं चाहूँ तो यूकी को कभी भी किस कर सकती हूँ। फिर वो एक कड़वी बात कह देती है, तुम तो बस अपने पापा की दूसरी शादी की प्रोडक्ट हो। ये सुनकर सात्सुकी का गुस्सा फट पड़ता है और वो हिजुकी को थप्पड़ मार देती है और गेम छोड़कर उठ जाती है। हिजुकी खुश होती है कि उसने गेम जीत लिया और यूकी के पास जाकर बैठ जाती है, लेकिन उसे तब पता चलता है कि सात्सुकी ने गेम पूरी तरीके से छोड़ा नहीं था। वो अब भी अपने मूव्स को खेले जा रही थी और हार कर भी हार नहीं मान रही थी। ये देखकर हिजुकी अंदर से बहुत ही इम्प्रेस होती है, लेकिन फिर भी गेम जीत जाती है। थोड़ी देर के बाद वो ड्रिंक ढूंढने लगती है पर कुछ भी नहीं मिलता और फिर वो अपने दिल की बात कहने लगती है। वो बताती है कि अपने फैमिली के सच के बारे में। सात्सुकी के लिए ये बात बहुत ही शौक जैसी होती है जब हिजुकी कहती है कि हम दोनों की माँ एक ही है और सालों से तुमसे झूठ बोला गया है। हिजुकी कहती है कि उनकी माँ बच्चों को जन्म नहीं दे सकती थी, इसलिए उनके पापा ने एक मिस्ट्री से अफेयर किया जिससे कि हिजुकी पैदा हुई, लेकिन पापा ने अपनी वाइफ को नहीं छोड़ा और दुनिया को ये दिखाया कि हिजुकी उसकी वाइफ की बेटी है। जब हिजुकी को ये सच पता चला, उसका पूरा भरोसा ही टूट गया। तब से उसने अपनी फैमिली से दूरी बना ली और सिर्फ अपनी माँ की यादों में ही जीने लगी। ये सब कहकर हिजुकी रो पड़ती है और सात्सुकी भी इमोशनल हो जाती है और उसके साथ आंसू बहाती है। सात्सुकी माफी मांगती है, पास्ट के लिए नहीं बल्कि इस बात के लिए कि वो अपनी बहन को समझ नहीं पाई। हिजुकी उसे माफ कर देती है और कहती कि ये सब तुम्हारी गलती कभी थी ही नहीं। दोनों बहनें एक दूसरे को गले लगाती है और फिर यूकी चुपचाप ये इमोशनल मोमेंट देखता है। दूसरी तरफ काउंसिल प्रेसिडेंट युकिमो के ऑफिस में सीन शिफ्ट होता है। वहाँ युकिमो को पता चलता है कि यूकी ने छुपकर सात्सुकी के रूम का विजिट किया था। ये सुनकर वो बहुत ही नाराज
नाराज हो जाता है क्योंकि उसके लिए यूकी का ये बिहेवियर बहुत ही बेकार लगता है उसको और खतरनाक दोनों को लगता है। और उधर चिसातो चैन से सो रही होती है। उसके बाद वो अपने पुराने दोस्त डाइकी के सपने को देख रही होती है। सपने में वो उसे चॉकलेट खिलाने की कोशिश करती है जब वो आराम से सो रहा होता है, लेकिन जब वो उसे उसकी मौत से जगाने की कोशिश करती है तभी वो खुद शौक से जाग जाती है और उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। वो चुपचाप उठकर स्कूल के लिए रेडी होती है और अपनी रोज वाली रूटीन शुरू करती है। यूकी के रूम में जाकर उसका पर्सनल अलार्म क्लॉक बन जाती है। दूसरी तरफ यूकीमो अपनी इनर टीम के साथ मीटिंग कर रहा होता है। वो सबको बताता है कि यूकी को अब उसकी टीम पब्लिक सेफ्टी कमीशन का सपोर्ट मिल गया है। वो ये भी बताता है कि उसके पास एक सीक्रेट इन्फॉर्मर है जो कि उसे हर अपडेट दे रहा है। यूकीमो उसको वार्निंग देता है कि ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए वरना कादाइरा फैक्शन इस बात का फायदा उठा लेगा। स्कूल में यूकी और चिसातो मिलकर कंपेनिंग के फ्लेयर्स प्रिंट कर रहे होते हैं। तभी यूकी का टकराव होता है एक स्टूडेंट यूना से जो कि काफी टाइम से स्कूल नहीं आ रही थी। मौका देकर यूकी उसे अपना कंपेनिंग समझाता है। सोचता है कि वो न्यूट्रल है क्योंकि उसे दूसरे कैंडिडेट्स के बारे में कुछ नहीं पता होगा। चिसातो ये सब देखती है और थोड़ा सा इरिटेट हो जाती है। उसे लगता है कि यूकी बस फेक नाइस गाय बनकर यूना को इम्प्रेस कर रहा है। यूकी समझाता है कि वो सिर्फ अपना कंपेनिंग चला रहा है और वोटर के साथ पोलाइट रहना उसके काम का हिस्सा है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसे मजा आ रहा है। आगे जाते हुए दोनों देखते हैं कि हिजुकी और सासुकी फिर से झगड़ रहे हैं। हिजुकी सासुकी को डांट रही होती है कि वो अपने कंपेनिंग में स्लो है और उसमें डिसिप्लिन की कमी है। ये कहकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। सासुकी देखती कि यूकी उनका झगड़ा सुन रहा है तो वो उसके पास जाकर पूछती है कि क्या बात है। यूकी सोचता है कि दोनों बहनों के बीच अब तक ठीक हो गया होगा, पर सासुकी कहती कि हिजुकी ने उनके बोर्ड गेम में चीटिंग की थी और वो हार मानने से मना कर गई थी क्योंकि यूकी उनके गेम का प्राइज था। तभी चिसातो वहाँ पर आ जाती है और दोनों को इतना पास देखकर थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है। सासुकी तुरंत समझ जाती है और सिचुएशन संभालती है। कहती कि वो बस पर्सनल बात कर रहे थे और चिसातो को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यूकी और चिसातो वहाँ से निकलते हैं लेकिन चिसातो के अंदर फ्रस्ट्रेशन भर जाता है। वो यूकी पर निकालती है पर असल में वो ये मानने को रेडी नहीं होती कि उसे डर लग रहा है। डर ये है कि कहीं यूकी उसे दूर ना चले जाए। स्कूल के एंट्रेंस पर की और आई दोनों उन्हें डांट रहे होते हैं कि वो लेट क्यों आए। यूकी कुछ बोलता है उससे पहले हिजुकी आकर उसे चुपचाप थैंक यू कह देती है कि उसकी वजह से वो अपनी बहन सासुकी से फिर से जुड़ पाई। ये देखकर चिसातो का दिल फिर से डूब जाता है क्योंकि एक और लड़की यूकी को थैंक यू कह रही होती है और उसे लगता है कि जैसे वो पीछे छूट रही हो। कुछ देर के बाद चिसातो एक ब्रिज के पास खड़ी होती है जहाँ पर वो एक भाई बहन को खुश होकर खेलते हुए देखती है। ये मंजर उसके दिल को छू जाता है और उसे अपने पुराने दोस्त दाइकी के साथ बिताए हुए पल याद आ जाते हैं। दूसरी तरफ यूकी और मफ्यू अपने यूजुअल कंपेनिंग शिफ्ट कर रहे होते हैं लेकिन इस बार कुछ अलग ही हो रहा होता है। चिसातो वहाँ पर नहीं होती। चिंता में यूकी उसे बुलाता है और कहता है आए क्योंकि नयोमी ने एक नई इन्वेंशन बनाई है। नसोमी सभी के सामने प्राउडली अपना कोलेसेबल इंस्टेंट स्टेज दिखाता है। एक ऐसे स्टेज जो कि सिर्फ एक बटन दबाने से ही अनफोल्ड हो जाती है। क्लब के सभी मेंबर्स बहुत ही इम्प्रेस्ड हो जाते हैं और तुरंत अपना काम शुरू कर देते हैं। की और आई को स्टेज के लिए पावर देनी पड़ती है और नसोमी ने ऐसा सिस्टम बनाया होता है कि जिसमें उन्हें एक स्टेशनरी बाइक चलानी पड़ती है ताकि स्टेज चालू हो सके और दोनों मजबूरन हाँ कर देते हैं। यूकी स्टेज पर चढ़कर अपना कैंपेनिंग स्पीच देता है जबकि बाकी मेंबर्स फ्लेयर्स बांट रहे होते हैं। उधर सासुकी अपना रैली कर रही होती है जो कि अपनी कॉन्फिडेंस और प्रीक्योस से लोगों का ध्यान खींच लेती है। वापस यूकी के बूथ पर इशारा फ्लेयर्स बनाने में स्ट्रगल कर रही होती है। तभी कुछ लड़कियां जो कि पहले उसे बुली करती थी वापिस से आ जाती है। वो उसका मजाक उड़ाती है और जोर जोर से कहती है कि वो कभी भी उस कैंडिडेट को वोट नहीं देंगे जो कि उस जैसे फाइनेंशियल एड स्टूडेंट को सपोर्ट करता है। ये सब देख कर यूकी गुस्से में आ जाता है और उन लड़कियों को पलटकर छेड़ देता है लेकिन चिसातो तुरंत बीच में आ जाती है और उसे याद दिलाती है कि अब वो वोटर्स के सामने है और अगर उसने अपना टेम्पर लूज किया तो सब कुछ बिगड़ सकता है। तभी यकीमो के कुछ एलाइसिस वहाँ पर पहुँच जाते हैं और लड़कियों से आईडी मांगते हैं और उन्हें बताते हैं कि उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। स्कूल कोड के रूल के हिसाब से उन्हें वायलेशन में पकड़ कर ले जाते हैं ताकि ये हंगामा और ना बढ़ जाए। इशारा अब भी थोड़ी सी डरी हुई होती है और धीरे से यूकी चिसातो और हिजुकी को बताती है कि वो ऐसी चीजों की आदत डाल चुकी है लेकिन उसे सबसे ज्यादा डर पब्लिक सेफ्टी कमीशन से लगता है। वो बताती है कि उसकी एक दोस्त को उन्होंने पकड़ लिया था और उसके बाद वो कभी भी स्कूल वापस नहीं आई। ये सुनकर हिजुकी तुरंत समझ जाती है कि इशारा उस लड़की की फ्रेंड है जो कि इस हवा इंसिडेंट में इन्वॉल्व थी। थोड़ी देर के बाद फूड क्लब रूम में सभी मेंबर्स इकट्ठा होते हैं जहाँ एक रिपोर्टर उन्हें उस हवा केस के बारे में ब्रीफ करता है। वो बताता है कि एक फाइनेंशियल एड स्टूडेंट एक साथ हरेसमेंट हुआ था
और तब के पब्लिक सेफ्टी कमिश्नर यूया यूसावा ने बिना किसी प्रूफ के सस्पेक्ट का नाम पब्लिक कर दिया था। इस मूव से स्कूल में बहुत ही बड़ा अपरोर मच गया था और उसके बाद यूना को प्रमोशन पर डाल दिया गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि युकीमो जब दोबारा अपने स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के रोल में लौट कर आता है ताकि सब कुछ फिर से स्टेबल हो सके, लेकिन जो पहले हैरेसमेंट केस हुआ था वो अभी तक सोल्व नहीं हुआ था। इस अन्याय को देखकर यूकी के अंदर बहुत ही गुस्सा उठता है और सबको हैरान करते हुए वो अपनी मैनिफेस्टो में एक नई पॉलिसी जोड़ने का अनाउंसमेंट करता है। अब वो डिस्क्रिमिनेशन खत्म करेगा जो कि हार्ड वर्किंग फाइनेंशियल एड स्टूडेंट के साथ होती आई है। दूसरी तरफ युकीमो अपनी टीम के साथ कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग करता है जहाँ पर यूना अपनी प्रमोशन के बाद वापस आती है। युकीमो उसका स्वागत करता है और कहता है कि तुम बहुत ही दिनों के बाद लौट कर आई हो। यूना मजाक में कहती है कि लगता है कि जैसे अभी अभी कोई जेल से रिलीज हुआ हो और फिर तुरंत अपडेट्स मांगती है। युकीमो उसको बताता है ये उसके अब्सेंस में वाइस प्रेसिडेंट ने सब कुछ संभाल लिया था और काम अच्छे से चल रहा था। अब यूना काफी ज्यादा रिलैक्स्ड लग रही होती है क्योंकि अब काडा हीरा फैक्शन के साथ सभी एलिंग हो चुकी होती है। वो कैजुअल टोन में युकीमो से पूछती कि उसका यूकी के कैंडिडेसी के बारे में क्या सोचा है और बताते कि अब वो फिर से पब्लिक सेफ्टी कमिश्नर के रूप में अपना काम शुरू कर रही है। कुछ घंटों के बाद यूना यूकी की कंपेनिंग प्रोफाइल को पढ़ती है और उसे इम्प्रेस होती है, लेकिन फिर वो युकीमो से पूछती क्या वो यूकी को अपना पपेट प्रेसिडेंट बनाना चाहता है। युकीमो उसे निराश कर देता है और कहता है कि उसने यूकी को सिर्फ फूड क्लब की मदद करने के लिए सपोर्ट किया था, उसके जरिए पावर लेने के लिए नहीं। ये सुनकर यूना कुछ पल के लिए सोचती है कि यूकी को एनिमिलेट कर दिया जाए, लेकिन फिर अपना प्लान बदल लेती है और वो डिसाइड करती है कि वो कोई और कैंडिडेट ढूंढेंगे जिसे कि वो कंट्रोल कर सके, क्योंकि यूकी वो लड़का है जो किसी के कंट्रोल में आने वाला नहीं है। इधर यूकी और चिसातो अलग अलग क्लब रूम में जाकर अपनी कंपेनिंग के लिए सपोर्ट मांग रहे होते हैं। तभी हॉलवे में चिसातो उसे सामने से रोककर बात करती है और पूछती है क्या ये नए पॉलिसी सच में जस्टिस के लिए हैं और कहती है कि अगर तुम फाइनेंशियल एड स्टूडेंट का साथ दोगे तो इसका मतलब कि तुम माइनॉरिटी का साथ दे रहे हो, जबकि तुम्हें पहले से मेजोरिटी का वोट जीतने पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन यूकी उसकी बात से सहमत नहीं होता। वो कहता है कि हमें अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहिए और उन लोगों की मदद करनी होगी जिनके साथ हैरेसमेंट होती है, जैसा कि इसारा। चिसातो गुस्से में कहती कि यूकी ये सब सिर्फ इसारा और हिजुकी को इम्प्रेस करने के लिए ही कर रहा है और कन्फेंस करती है कि उसे लगता है कि यूकी बदल गया है, वो उससे दूर जा रहा है। यूकी उसकी आंखों में देखता है और कहता है कि वो कहीं भी नहीं जा रहा है। दिल से कहता है कि वो हमेशा उसके साथ रहना चाहता है। शाम होते होते खबर फैल जाती है कि अब यूकी अप्रूवल रेटिंग में सबसे आगे है। यूकी, चिसातो और माफियो घर जा रहे होते हैं बिल्कुल पहले की तरह। चिसातो चुपचाप चल रही होती है, उसके दिल में जलन होती है क्योंकि अब यूकी के ज्यादातर सपोर्टर्स लड़कियां होती है। तभी अचानक एक कार उनकी तरफ तेज गति से आती है, लेकिन वो तीनों मुश्किल से बच पाते हैं। वहीं आसपास की बेंच पर म्यू बैठी होती है अपनी हारमोनिका बजाते हुए बिल्कुल शांत है। यूकी उसे हारमोनिका मांगता है, एक नोट भेजता है और उसी पल में बेखुशी में उसके साथ एक छोटा सा इनडायरेक्ट किस हो जाता है। म्यू इस बात पर घबराती नहीं है बल्कि मुस्कुराते हुए कहती है कि अगर यूकी है तो उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, पर अगर कोई और होता तो वो ऐसा महसूस नहीं करती। ये देखकर चिसातो गुस्से में आ जाती है और यूकी के पीछे भाग पड़ती है। उस पर चिल्लाते हुए वो इतने कैजुअल मोमेंट को इतनी आसानी से कैसे ले सकता है। लेकिन इससे पहले कि कुछ और हो, एक ट्रक तेज स्पीड में आता है और यूकी को टक्कर मार देता है। वक्त जैसे ही रुक जाता है और वो उसी पल चिसातो की दुनिया बिखर जाती है। उसके दिमाग में उसके भाई डायकी की दर्द भरी यादें दोबारा से ताजा हो जाती हैं। चिसातो को याद आता है बचपन का वो वक्त जब यूकी छोटा था। तब वो हमेशा उसे चॉकलेट देती थी, हर बार चॉकलेट बार को 2 टुकड़ों में तोड़कर एक टुकड़ा यूकी को देती थी और एक खुद रखती थी, क्योंकि यूकी उसे अपने भाई की याद दिलाता था। और एक दिन यूकी ने चॉकलेट लेने से मना कर दिया और चिसातो रो पड़ती थी क्योंकि उसका भाई भी इंसिडेंट से पहले उसे चॉकलेट मांग रहा था। उस दिन छोटी यूकी ने उसे संभाला था और प्रॉमिस किया था कि वो कभी उसे दूर नहीं जाएगा। वो जानता था कि चिसातो ने क्या खोया है और वो हमेशा उसके साथ रहना चाहता है। अब सालों बाद जब यूकी ट्रक के एक्सीडेंट से बच गया था, उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। बाहर हॉलवे में चिसातो, म्यू और माफियो घबराहट में वेट कर रहे होते हैं। चिसातो रो पड़ती है और उसे लगता है कि जैसे वो फिर से किसी अपने को खो देने वाली है। म्यू उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन चिसातो का डर कम नहीं होता। तभी अचानक यूकी सामने आ जाता है, बिल्कुल ठीक, सिर्फ कुछ छोटी छोटी चोट के साथ। वो हल्के से स्माइल करता है और कहता है कि वो बस डॉक्टर के चेकअप के लिए आया है। ये देखते ही चिसातो दौड़कर उसे गले लग जाती है और उसे जोर से पकड़ लेती है, जैसे वो उसे कभी छोड़ना ही नहीं चाहती हो। यूकी और चिसातो हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं। तभी यूकी देखते है कि युकीमो हॉस्पिटल के अंदर फूलों का बकेट लेकर चल रहा है और सोचते है कि युकीमो किससे मिलने जा रहा है। बाद में सासुकी को ये इंसिडेंट का पता चलता है और वो फूड क्लब के रूम में दौड़कर आती है, आंसर मांगती है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि यूकी ठीक है, वो हिजुकी पर गिर जाती है।
रिलीफ और सुकीरा के मिक्स इमोशन के साथ वो जल्दी से अपना चेहरा ठीक कर लेती है और ऐसा बिहेव करती है जैसे उसे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तब यूकी उसके खुद सामने आ जाता है और सबकी आंखें उस पर फक्र से चलती है। स्कूल के बाद यूकी चिसातो के साथ घर जाता है और चिसातो अब भी उसका हाथ पकड़कर छोड़ने को तैयार नहीं होती। जब वो दोनों यूकी के घर पर पहुंचते हैं तब भी दोनों हाथ नहीं छोड़ती। यूकी जेंटली उससे बोलता है कि वो अपने रूम में चला जाए, लेकिन वो सिर हिलाकर मना कर देती है और उसके पीछे घर के अंदर भी आती है हाथ पकड़े ही हुए। यूकी कपड़े उतारना शुरू करता है लेकिन चिसातो फिर भी उसका हाथ नहीं छोड़ती। वो बाथरूम में जाता है सोच कर कि गर्म शावर से वो शांत हो जाएगी, लेकिन फिर भी उसका हाथ नहीं छोड़ती। फ्रस्ट्रेटेड यूकी अपना फिस्ट मिरर में मार देता है और मिरर टूट जाता है। इस तीखे शोर से पल टूट जाता है और यूकी चिसातो की तरफ मुड़ता है। कहता है कि वो जानता है कि वो फिर से वही ट्रॉमा नहीं झेलना चाहती, लेकिन चिसातो आंसू बहाते हुए उसे विनम्रता से कहता है कि यूकी ने प्रॉमिस किया था कि वो कभी उसे नहीं छोड़ेगा। यूकी उसे एश्योर करता है कि वो अभी भी यहीं पर है, लेकिन चिसातो चीख कर कहती है कि वो झूठ बोल रहा है। ये सुनकर यूकी का गुस्सा चढ़ जाता है। वो चीखता है और बिना सोचे समझे उसके गाल पर हाथ मार देता है। रूम बिल्कुल साइलेंट हो जाता है और चिसातो हैरान होकर उसे देखती है। फिर वो साइड हो जाती है और अपनी बैग से चॉकलेट निकालती है। वो यूकी से विनम्रता से कहती है कि चॉकलेट खाओ और बताओ क्या ये टेस्टी है, लेकिन यूकी फिर से एक्सप्लोड कर जाता है और कहता है कि वो यूकी को नहीं देख रही बल्कि अपने छोटे भाई की रिप्लेसमेंट के रूप में उसे देख रही है। वो कहता है कि उनका रिश्ता खोखला लग रहा है और चिसातो एक भूत से चिपकी हुई, उससे नहीं। वो चॉकलेट वापस उसके हाथ में देकर कहता है कि उसे अपने छोटे भाई के लिए खाओ और यूकी को रिप्लेसमेंट मत बनाओ। जैसे ही चिसातो चॉकलेट का एक टुकड़ा खाती है उसका शरीर वोलेंटली रिएक्ट करता है और वो टब में दौड़कर उल्टी कर देती है। यूकी का गुस्सा तुरंत खत्म हो जाता है और फिर भी उसे संभालता है और कंफर्ट करने की कोशिश करता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। यूकी अपने कंपेनिंग पहला कंटिन्यू करता है चिसातो की बिना। वो स्पीचेस देता है, इंटरव्यू अटेंड करता है और फ्लेयर्स बांटता है बिना उसके साथ। चिसातो अपने रूम में बंद हो गई होती है और किसी से मिलना नहीं चाहती। एक दिन यूकी फूड क्लब रूम में वापस आता है, लेकिन वहाँ पर उसके सरप्राइज के लिए मिसिरू पहले से ही वेट कर रही होती है। जैसे यूकी अंदर आता है मिसिरू अचानक से उसके पास आती है, झुककर उनकी आंखों में देखती है और कहती है तुम कुछ उदास लग रही हो। यूकी हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है वो चिसातो की वजह से। फिर वो मिसिरू को वो हारमोनिका लौटाता है जिसने उसे उधार ली थी। हारमोनिका अब रिपेयर हो चुकी होती है और उसके पीछे लिखा होता है काना। ये देखकर मिसिरू हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है ये काना मेरी बचपन की दोस्त थी। मैं स्कूल ट्रांसफर होने के बाद से उसको ढूंढ रही हूँ पर वो अभी तक नहीं मिली। इतना कहकर मिसिरू हारमोनिका को अपने हाथ तक ले लेती है और एक धीमा सुकून भरा टोन बजाने लगती है। वो मेलोडी पूरे रूम में गूंजने लगती है और कॉरिडोर तक पहुंच जाती है। तभी यूकी तेजी से रूम में घुसता है और जोर से चिल्लाता है कान्हा, लेकिन तुरंत खुद को संभालता है और हंसते हुए कहता है मैं तो बस ट्रिप हो गया था। फिर वो बात बदलने के लिए यूकी से पूछता है चिसातो कहाँ पर है। यूकी झूठ बोलता है वो बस एक दिन ऑफ ले रही है। यकीमो थोड़ा सा सीरियस होता है और कहता है चिसातो मेरे पास आई थी, उसने तुम्हारी ऑफिशियल एड पॉलिसी के बारे में पूछा था। मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि उस पॉलिसी को ऐसे इरेज कर दो, ये तुम्हारे इलेक्शन के लिए रिस्की हो सकता है। यूकी समझाने की कोशिश करता है कि उसने ये पॉलिसी क्यों बनाई, लेकिन यूकीमो उसके बीच में ही रोक देता है और कहता है अभी नहीं, पहले इलेक्शन जीत लो, बाद में पॉलिसी के पास वापस बात करते हैं। उस दिन शाम को यूकी अपने चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाता है। कॉरिडोर में चलते हुए वो गलती से एक स्टूडेंट से टकरा जाता है जिसका नाम किमिका होता है। यूकी माफी मांगता है और कहता है सॉरी, मैं एक्सीडेंट के बाद थोड़ा सा केयरलेस हो गया हूँ। ये सुनते ही किमिका रोने लगती है। यूकी घबरा जाता है और कहता है क्या हुआ। तब किमिका हंसते हुए कहती है नहीं, मेरी कॉन्टैक्ट लेंस खो गई थी। यूकी उसकी मदद करने लगता है, लेकिन तभी यूकीमो को तेज कदमों से होले में चलते हुए देखता है। क्यूरियस होकर यूकी किमिका को वापस छोड़ देता है और चुपके से यूकीमो का पीछा करने लगता है। बाहर आकर यूकीमो एक फोन कॉल करता है। यूकी चुपकर एक कॉर्नर में खड़ा रहता है और ध्यान से सुनता है। वो सुनता है कि यूकीमो यूना के साथ किसी डील की बात कर रहा है और उस डील का रिलेशन इलेक्शन से है। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात ये होती है कि जब यूकीमो फिर से काना का नाम लेता है, ये सुनकर यूकी का दिल तेज धड़कने लगता है। जैसे यूकीमो कॉल करके अंदर वापस आता है, यूकी चुपके से उसका पीछा करता है और हॉस्पिटल के टॉप फ्लोर तक पहुंच जाता है। हॉस्पिटल एक लंबी कॉरिडोर से यूकी हॉल के एंड तक पहुंचता है, जहां एक कमरे के बाहर लिखा होता है काना। बिना सोचे समझे वो अंदर दौड़कर चला जाता है। रूम के अंदर एक लड़की बेड पर बेहोश पड़ी होती है। उसके साथ मेडिकल मशीन्स जुड़ी होती है जो कि गहरा कोमा में होती है। तभी यूकीमो भी वहां पर आ जाता है और यूकी को देखकर बहुत ही
स्टंट रह जाता है। यूकी कुछ पूछ पाए उससे पहले युकीमो के एक आदमी पीछे से यूकी के सर पर वार कर देता है और यूकी बेहोशी में गिर जाता है। जब यूकी होश में आता है तो वो खुद को बहुत ही अंधेरी रूम में बंधा हुआ पाता है। उसके सामने कुर्सी पर युकीमो शांत और बहुत ही कॉम्पैक्ट बैठा होता है। यूकी गुस्से में पूछता है ये सब क्या हो रहा है, काना कौन है, पब्लिक सेफ्टी कमीशन क्या कर रही है। युकीमो धीरे से आगे झुकता है और कहता है अगर मैंने तुम्हें सच बता दिया तो तुम कभी भी वापस नहीं जा पाओगे। लेकिन यूकी बिना डरे कहता है मुझे बस सच चाहिए। तब युकीमो पूरी सच्चाई बता देता है। वो कहता है कि अब वो पब्लिक सेफ्टी कमिश्नर नहीं रहा और यूनियन ने सिस्टम का कंट्रोल वापस ले लिया है। फिर वो एक और शौक देने वाली बात बताता है। स्कूल के अंदर पब्लिक सेफ्टी एजेंट्स को छुपा कर रखा गया था जो स्टूडेंट्स पर नजर रखे थे ताकि फ्यूचर में कोई भी खतरनाक इंसिडेंट ना हो जाए। युकीमो कहता है काना मुझे असाइन की गई थी। लेकिन यूकी के होश उड़ जाते हैं जब वो सुनता है और मिचिरू तुमसे असाइन की गई थी। ये सुनकर यूकी के सारे मोमेंट्स याद आने लगते हैं जब मिचिरू उसके पास एक चिपकी हुई स्टेप सिस्टर जैसे बिहेव करती थी या जब वो क्लब रूम में रैंडम जगह कुछ लगाती थी। अब यूकी समझ जाता है कि मिचिरू माइक्रोफोन्स और सर्वेलेंस डिवाइस लगा रही थी। सीन यहाँ से कट हो जाता है और दूसरी तरफ मिफ्यू चिसातो के घर पर पहुँचती है। वो देखती है कि चिसातो एक कोने में बैठी होती है, पूरा अंधेरा, कोने में कोई रोशनी भी नहीं होती। मफुई उसे फूड क्लब और इलेक्शन के बारे में बात करने लगती है लेकिन चिसातो ठंडे लहजे में कहती है मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मफुई को समझ में आ जाता है कि ये बात सिर्फ उदासी की नहीं कुछ और ही गहरा है। वो उससे कहती है चलो कपड़े डाल लो और यूकी से बात कर लो। लेकिन जैसे ही वो ड्रॉप खोलती है एक आधा खाया हुआ चॉकलेट बॉक्स गिर जाता है। मफुई थोड़ा सा रुकती है और फिर नरमी से कहती है चिसातो ये सही नहीं है, तुम यूकी से अपने छोटी भाई का बदला नहीं ले सकती हो, ना अपने लिए ना उसके लिए। ये सुनकर चिसातो फट पड़ती है और वो चिल्लाकर कहती है तुम्हें मेरी चिंता नहीं है, तुम तो सिर्फ इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम यूकी से प्यार करती हो। फिर वो दर्द भरे शब्दों में कहती है तुम तो बस इसलिए मेरी दोस्त बनी हो क्योंकि सर्जरी के बाद मेरे पास कोई भी नहीं था। ये बातें सुनकर मफुई अंदर से टूट जाती है लेकिन पीछे हटने की वजह वो आगे बढ़कर चिसातो को जोर से गले लगा लेती है। आंसू बहाकर कहती है बस करो चिसातो, सबको अपनी जिंदगी से दूर मत करो। ये सुनकर चिसातो के अंदर का दर्द टूट जाता है और बाहर आ जाता है और रोते हुए कन्फेस करती है मैं अपने भाई को उस एक्सीडेंट से पहले चॉकलेट देने से मना कर दिया था और तब से मैंने खुद को कभी भी माफ नहीं किया। मुझे लगा और मैंने वो चॉकलेट यूकी को दे दी तो शायद से अब कुछ ठीक हो जाएगा। मफुई धीरे से चिसातो से दूर होती है और अपने आंसू को पोंछकर एक कॉन्फिडेंट और ओपन आउटफिट पहनती है। वो चिसातो की तरफ देखती है और कहती है बस चिसातो अब उसके लिए मत जियो जो कि जा चुका है, अब उनके लिए जियो जो कि अभी भी तुम्हारे साथ है। ये कहकर मफुई रूम से दौड़कर निकल जाती है। उसके चलने के दौरान उसके पास्ट के स्कार्स क्लियरली दिखाई देते हैं। वो चोट जो कि अभी तक उसके दिल में जिंदा थी। चिसातो घबरा जाती है और उसके पीछे दौड़ पड़ती है। मफुई एविएटर से नीचे जा रही होती है जबकि चिसातो सीढ़ियों से नीचे उतरती है। जैसे ही एविएटर का डोर खुलता है चिसातो दौड़कर मफुई को जोर से गले लगा लेती है और रोती हुई कहती है मैं चाहती हूँ कि मुझे माफ कर दो तुम, लेकिन मैं जानती हूँ कि यूकी कभी भी खुशी नहीं हो सकता सिर्फ मेरी वजह से। मफुई उसे जोर से अपनी बाहों में ले लेती है और धीरे से कहती है चिसातो अपने भाई को जाने दो, वो चाहता था कि तुम खुश रहो ना कि अपनी गलती में फंसी रहो। दोनों लड़कियां आंसुओं में टूट जाती है लेकिन सालों बाद एक दूसरे से सच में जुड़ जाती है। सीन वापिस से यूकी और युकीमो के पास आती है। युकीमो फाइनली पूरी सच्चाई बताता है। वो कहते हैं कि काना एक खतरनाक इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोमा में चली गई थी। उसके पास एक मेमोरी कार्ड था जिसमें सारी एविडेंस थी लेकिन एक्सीडेंट के बाद वो कार्ड भी तबाह हो गया। उस दिन के बाद से काना का हॉस्पिटल का खर्चा पब्लिक सेफ्टी क्लब के फंड से उठाई जा रहा था। लेकिन अब यूयूना दोनों यूकी और किमोनो को स्टूडेंट काउंसिल से हटाने की कोशिश कर रही थी। अगर ऐसा हुआ तो युकीमो अपनी पोजीशन खो देगा और बिना उसके सपोर्ट के काना का ट्रीटमेंट बंद हो जाएगा। ये बात सुनकर यूकी शोक में पड़ जाता है। युकीमो आगे कहता है ये हॉस्पिटल काडाहिरा फैक्शन के अंदर आता है, मेरा राइवल ग्रुप। उन्होंने एक शर्त रखी थी काना तभी हॉस्पिटल में रहेगी अगर मैं अपना पब्लिक सेफ्टी कमिश्नर का पद यूना को दे दूं। ये सब सुनकर यूकी का दिल भर आता है। उसे याद आता है कि उसने युकीमो पर चिल्लाकर गलती किया था बिना जाने कि वो कितना बड़ा बोझ उठा रहा था। अब यूकी समझ जाता है ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं थी, ये किसी की जिंदगी का सवाल भी था। तभी युकीमो एक और शौक देने वाली बात बोलता है मैं चिसातो के छोटे भाई की मौत के बारे में सब जानता हूँ। वो यूकी की आंखों में देखकर कहता है तुम उस स्ट्रेटजी के पीछे छुपे हुए हो यूकी, जब तुम भी प्यार करने के लिए जाते हो तुम फेल हो जाती हो क्योंकि तुम्हारे दिमाग में हमेशा चिसातो का चेहरा रहता है। और फिर वो थोड़ा हंसते हुए ठंडे लहजे में कहता है काश मेरे प्रॉब्लम्स भी तुम्हारे जैसे ही सिंपल होते हैं। युकीमो की बात यूकी के दिल के अंदर तक छू जाती है। ये बात सुनकर यूकी अपने हाथ कस के बांध लेता है
है और उसे लगता है कि जैसे युकीमो उसे दर्द पर हंस रहा हो, लेकिन युकीमो सिर्फ गहरी सांस लेता है और कहता है उसका पब्लिक सेफ्टी कमिश्नर का समय अब खत्म होने वाला है। वो बताता है कि जब रूलिंग पार्टी बनेगी तो नई लीडरशिप बजट का एडिट करेगी और उन्हें ये सच पता चल जाएगा कि उसने पब्लिक सेफ्टी के फंड्स का यूज करने के ट्रीटमेंट के लिए किया था। अगर ये बात सामने आ गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। युकीमो मानता है कि वो एक कोने में फंस गया था, लेकिन तब उसकी मुलाकात यूकी से हुई और तभी उसके दिल में एक उम्मीद जागी कि शायद से यूकी उसकी जगह लेकर काना को बचा सके। वो यूकी की मेहनत से बहुत ही इम्प्रेस होता है। याद करते हैं कि जब यूकी एक भटकता हुआ लड़का था और आज वो सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन चुका है, लेकिन उसकी यही पॉपुलैरिटी अब उसके लिए एक खतरा बन गई है। युकीमो बताता है कि उसे अभी भी काडीरा फैक्शन से खबर मिली है कि यूकी के लिए उनका सारा सपोर्ट वापस ले लिया गया है। अगर युकीमो ने उनकी बात ना मानी तो काना का ट्रीटमेंट तुरंत बंद कर दिया जाएगा। ये कहकर युकीमो यूकी के साथ अपने अलायंस को तोड़ देता है और उसका फाइनल ऑफर सिंपल होता है। वो यूकी से कहता है कि अगर तुम चुप रहो तो मैं नेक्स्ट स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट को कन्विंस कर लूंगा कि वो फूड क्लब को डिस्बैंड ना करे। यूकी हाँ में सर हिला देता है, लेकिन साफ कह देता है कि बिना उसके हेल्प के वो भी काउंसिल प्रेसिडेंट जरूर बनेगा। उसी वक्त यूकी अपना फोन निकालता है और मिसिरू को कॉल करके बताता है कि काना हॉस्पिटल में और जिंदा है, उसे उसके पास जाना होगा। लेकिन युकीमो के लोग तुरंत यूकी को रोक देते हैं और गार्ड्स को ऑर्डर देते हैं कि हॉस्पिटल को एश्योर कर लो। उसी रात हॉस्पिटल में युकीमो के आदमी एक इंट्रूडर को ढूंढ रहे होते हैं। तभी नर्स के डिस्क्यूज में मिसिरू उनमें से एक आदमी को सिरिंज लेकर बेहोश कर देती है। वो काना के रूम तक पहुंचती है, लेकिन जब तक युकीमो वहां पर आता है रूम खाली होता है, काना गायब होती है। ये देखकर युकीमो गुस्से में आ जाता है और यूकी के पास जाकर धमकी देता है कि अगर काना को कुछ भी हुआ तो वो उसे अपने हाथों से मार डालेगा। दूसरी तरफ मिसिरू काना को एक शांत जगह पर ले जाती है जहाँ चांदनी के नीचे वो पहले खेला करती थी। वो काना से प्यार भरे अंदाज में बात करती है, चाहे काना कोई जवाब नहीं देती। फिर मिसिरू वो मेलोडी बजाती है जो कि एक वक्त में काना उसे सिखाई थी और जैसे ही वो गीत का आखिरी सुर हवा में गूंजती है, काना की आंखें धीरे धीरे खुल जाती है। वो मिसिरू की म्यूजिक की तारीफ करती है और मिसिरू खुशी के आंसू के साथ उसे गले लगा लेती है। इतने सालों के बाद दोनों फिर से बात कर पाते हैं। तब युकीमो और यूकी वहाँ पर पहुँचते हैं और युकीमो अपने कदम वहीं पर रोक लेता है। ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है कि काना अब खुद से सांस ले रही है और पूरी तरीके से होश में है। युकीमो के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो मिसिरू और यूकी के सामने झुककर उनका शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में कभी इतना एहसानमंद महसूस नहीं किया था। थोड़ी देर के बाद यूकी घर लौटता है और जैसे ही अंदर जाता है चिसातो उसकी तरफ दौड़कर आती है। बिना कुछ कहे वो उसे एक चॉकलेट बार निकालती है और उसे अपडोर करके उसके सामने खुद ही खा लेती है। यूकी उसे देखता है और मुस्कुराता है, क्योंकि उसे समझ में आता है कि चिसातो अब अपना दर्द छोड़कर आगे बढ़ रही है। कुछ दिन बीत जाते हैं और कैंडिडेट डिबेट शुरू हो जाती है। यूकी के पोल नंबर्स तेजी से बढ़ने लगते हैं और दूसरी तरफ युवा अपने ऑफिस में ये सब देख रही होती है, लेकिन वो सरप्राइज नहीं होती। उसे लगता है कि युकीमो ने यूकी को सपोर्ट करना बंद कर दिया है। ये समझकर यूकी अपने हिसाब से चल रहा होता है। वो किसी खतरनाक आदमी को कॉल करता है और कहती है उसे हैंडल करो। इधर फूड क्लब रूम में माहौल बहुत ही खुशगवार होता है। सब लोग यूकी के स्ट्रॉन्ग डिबेट परफॉर्मेंस पर चीयर करते हैं, लेकिन फिर भी यूकी अपने फिलहाल स्पीच को लेकर थोड़ा सा नर्वस होता है। तभी माफियू एक आइडिया देती है। वो कहती है कि थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए यूकी को चिसातो के साथ एक डेट पर जाना चाहिए। उसी दोपहर यूकी और चिसातो शहर में घूम रहे होते हैं। दोनों सोच नहीं पा रहे होते हैं कि क्या करें। तभी एक आदमी सूट पहने उनके पास दौड़ता हुआ आता है। वो परेशान होता है और कहता है उसकी वर्निंग रिहर्सल बिगड़ गई है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो ब्राइड और ग्रूम बनकर रिहर्सल में हेल्प करें। यूकी और चिसातो हाँ मान जाते हैं। मॉक सेरेमनी के दौरान वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही करीब आ जाते हैं, लगभग किस करने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी वो आदमी उन्हें रोक देता है। एक छोटी फ्लावर गर्ल आती है और चिसातो को बाउवेट बना देती है और उस मोमेंट में चिसातो के अंदर पुरानी यादें ताजा हो जाती है। यूकी को भी बचपन की एक शादी याद आती है और चिसातो को भी। वो पहली बार था जब दोनों ने कुछ लव जैसा महसूस किया था, चाहे तब उन्हें समझ में नहीं आया था कि वो क्या है। डिनर के बाद दोनों एक साथ से ब्रिज पर जाते हैं जहाँ पर आसमान में तारे चमक रहे होते हैं। चिसातो रुककर यूकी की तरफ मुड़ती है और अचानक पूछती है क्या मैं तुम्हें किस कर सकती हूँ। यूकी धीरे से उसके पास जाता है और दोनों अपना पहला किस करने ही वाले होते हैं। तभी अचानक दोनों को टीजर की आवाज सुनाई देती है और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं। मास्क आदमी चिसातो को पकड़ कर ले जाता है कि ये लोग यूना के भेजे हुए होते हैं। अगली सुबह यूकी उसी ब्रिज पर होश में आता है जहाँ पर वो दोनों अपना पहला किस शेयर किए थे। उसका फोन बजता है और जब वो कॉल उठाता है तो एक डिस्टोर्टेड आवाज उसे धमकी देती है। कहती है कि अगर यूकी ने उसकी बात नहीं मानी तो वो चिसातो के साथ क्या होगा।
होगा उसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। ये सुनकर यूकी के अंदर घबराहट भर जाती है और बिना सोचे अपने शॉपिंग बैग्स छोड़ देता है और सीधा स्कूल की तरफ दौड़ पड़ता है, समय के खिलाफ अपनी जान लगाकर। उसी वक्त हॉस्पिटल में यूकीमो और मिसेरू काना से मिलने जाते हैं, जो अब अपनी कोमा से पूरी तरीके से जाग चुकी होती है। काना सबसे पहले सवाल करती है, मेरा मिशन क्या हुआ? लेकिन यूकीमो उसे प्यार से कहता है, अभी सिर्फ आराम करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी सीन में हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही सब कुछ शांत लग रहा होता है, तभी यूना रूम में घुसकर आती है और माहौल बिल्कुल बदल देती है। वो सीधा यूकीमो से कहती है कि इलेक्शन डे के लिए तैयारी करो। यूकीमो कुछ भी नहीं कहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि काना की ट्रीटमेंट का पूरा कंट्रोल यूना के हाथ में है और अगर उसने जरा सी भी गलती की तो सब कुछ खत्म हो सकता है। थोड़ी देर के बाद यूना काना की तरफ मुड़ती है और उससे पूछती कि उन फोटोज के बारे में जो उसने ली थी और बार बार उसे जवाब देने की दबाव पर डालती है, लेकिन काना कुछ भी नहीं कह पाती। तभी मिसेरू बीच में आ जाती है और यूना को रोक देती है, कहती कि काना एक शब्द भी ना बोले। उसे महसूस होता है कि यूना के अंदर कुछ अंधेरा है, कुछ खतरनाक। काना चुप रहती है और यूना निराश होकर थोड़ी अंदर से रूम में छोड़कर चली जाती है। इधर फूड कलर रूम में सब लोग परेशान होते हैं क्योंकि यूकी गायब है और उसकी स्पीच का समय भी निकलता जा रहा था। तभी एक आर्टिकल रिलीज होता है जो कि यूकी की कंपेनियन को बर्बाद करने के लिए लिखा गया होता है। मिफियू बार बार उसका फोन मिलाती है, लेकिन ना यूकी का फोन लगता है और ना ही चिसातो का। तब इशारा कहती कि वो इलेक्शन के प्रोसीडिंग चेक करके आती है ताकि थोड़ा सा वक्त मिल सके। कुछ देर के बाद यूकीमो रूम में आता है और पूछता है यूकी कहाँ पर है। हिजुकी उसे बताता है कि किसी ने भी ना यूकी को देखा और ना ही चिसातो को। तभी इशारा वापस आती है और बताती है यूकी का स्पीच शॉट बदलकर सबसे आखिरी नंबर पर रख दिया गया है। उन्हें थोड़ा और वक्त मिल गया होता है, लेकिन पोल्स में यूकी के मेंबर्स गिरने लगते हैं क्योंकि उसके खिलाफ लिखे आर्टिकल का असर पड़ रहा होता है। तभी एक रिपोर्टर सच बताता है कि ये पूरा आर्टिकल मोही के सपोर्टर्स ने लिखवाया था और रिपोर्टर क्लब का मेंबर मोही का आदमी है। और ये सुनकर यूकीमो सब समझ जाता है और कहता है कि अगर यूकी जल्दी वापस नहीं आया तो सब लोग सोच लेंगे कि वो डर के मारे इलेक्शन से ही पीछे हट गया। दूसरी तरफ यूकी ब्लैकमेलर के दिए हुए इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा होता है। वो एक फोन बूथ पर पहुंचता है ताकि कांटेक्ट कर सके। उसके सामने वही अजीब आवाज फिर से आती है और कहती है अब पार्क में बूथ करो। उसके सामने वही अजीब आवाज फिर से आती है और कहती है अब पार्क के बूथ तक जाओ। गुस्से और थकान में यूकी चिल्लाता है, लेकिन वो आवाज उसे ठंडे अंदाज में कहती है अगर चिसातो को जिंदा देखना चाहते हो तो जैसे कहा गया है वैसे ही करो। पार्क पहुंचकर यूकी को माफियो का कॉल आता है जो कि पूछती कि वो कहाँ पर है, लेकिन यूकी चुप रहता है। वो एक फेंस काट कर पार्क के दूसरे साइड निकलता है। उसका शर्ट फट जाता है और वो बिल्कुल थका हुआ और बिखरा हुआ लग रहा होता है। उसी वक्त ब्लैकमेलर की आवाज फिर से आती है और कहती है एक गलत कदम और चिसातो की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म। यूकी दांतों को कसकर सीधा ऑस्टार ब्रिज की तरफ दौड़ पड़ता है और रास्ते में उसे सासुकी के दोस्त मिलते हैं जो कि उसे देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं। उन्हें लगता है जैसे यूकी किसी लड़ाई से निकल कर आ रहा हो। सासुकी को यूकी के लोकेशन के बारे में पता चल जाता है और वो तुरंत ये बात हिजुकी को बताती है। हिजुकी बिना टाइम वेस्ट के सभी को इन्फॉर्म कर देती है। इधर यूकीमो को लगता है कि कुछ बहुत ही बड़ा गलत होने वाला है, इसलिए अपनी टीम को ऑर्डर देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए यूकी और चिसातो को ढूंढो। तभी उसको मैचू का कॉल आता है जो कि घबरा कर कहता है यूना ने कोड ब्लैक एक्टिवेट कर दिया है और सबको संभाल कर काम करना होगा। सीन कट होता है ब्रिज पर जहाँ पर यूकी एक कॉल रिसीव करता है। फोन के दूसरे साइड से ब्लैकमेलर कहता है कि अगर तुम्हें चिसातो का लोकेशन चाहिए तो तुम वोटर के सामने कन्फेंस करो कि तुमने इलेक्शन क्यों छोड़ा। यूकी कुछ बोल रहा होता है कि तभी एक नई आवाज बीच में आ जाती है, वो है यूकीमो की। यूकीमो ने कॉल लाइन को हैक कर लिया होता है और यूकी को चिसातो की लोकेशन बता देता है। उसी टाइम यूकीमो और उसकी टीम पब्लिक सेफ्टी क्लब रूम में घुस जाते हैं और यूना को वहीं पर अरेस्ट कर लेते हैं। उस पर चार्ज लगाते हैं काना को कार से हिट करने और मोहोजी के कंपेनियन के साथ मिलकर प्लान बनाने का। फिर वो सबूत दिखाते हैं काना के कैमरे में ली गई फोटोज और मिचिरो के फोन में उनके बैकअप्स। ये देखकर यूना चेक करती है और कहती कि यूकीमो ने उसका धोखा दिया और यूकीमो कुछ नहीं बोलता, बस चुपचाप सब कुछ सुनता रहता है। इधर यूकीमो के दिए हुए लोकेशन पर पहुंचता है जहां पर चिसातो एक वुडन क्रिएट के अंदर बेहोश पड़ी होती है। वो बॉक्स खोलता है और उसे बाहर निकलता है और धीरे से जगाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है तुम मेरे लिए किसी इलेक्शन से ज्यादा बहुत ही इम्पोर्टेंट हो। पर चिसातो उसे जोर से थप्पड़ मार देती है और कहती है ये इलेक्शन सबके हार्ड वर्क का रिजल्ट है, मैं इसे बर्बाद नहीं होने दूंगी। ये सुनकर यूकी घुटनों के बल
पल गिर जाता है, थक गया होता है और कहता है अब बहुत ही देर हो गई है। लेकिन तभी की और आय साइकिल पर आ जाते हैं और चिल्लाते हैं अभी देर नहीं होती। यूकी और चिसातो तुरंत साइकिल पर चढ़ जाते हैं और दोनों लड़के तुरंत अपनी फुल स्पीड में पैडल मारकर उन्हें स्पीच वेन्यू में पहुंचा देते हैं। रास्ते में यूकी के कपड़े फट जाते हैं, चेहरे पर छोटी छोटी चोट लगी होती है, पर वो रुकता नहीं और वो सीधा स्टेज की तरफ दौड़ पड़ता है। स्टेज मैनेजर उसका रास्ता रोक देता है और कहता है तुम्हारा टाइम स्लॉट खत्म हो चुका है। यूकी उससे रिक्वेस्ट करता है पर वो मानने को तैयार नहीं होता। तभी सात्सुकी और मोही दोनों आगे बढ़कर उसके लिए वाउंड करते हैं। वो कहते हैं कि यूकी डिजर्व करता है एक चांस, और यहीं से स्टोरी अपनी इमोशनल पीक पर पहुंच जाती है। यूकीमो स्टेज मैनेजर को कॉल करके ऑर्डर देता है कि यूकी को बोलने का टाइम दिया जाए। स्टेज मैनेजर तुरंत हाँ में सर हिला देता है और यूकी थके, जख्मी और फटे हुए कपड़ों के साथ स्टेज पर चढ़ जाता है। वो माइक पकड़ता है, ना कोई स्क्रिप्ट और ना ही कोई लिखा हुआ स्पीच, बस दिल से निकले हुए लफ्ज होते हैं। यूकी अपने सपनों के बारे में बताता है, अपनी गलतियों के बारे में और सबसे बढ़कर अपने स्कूल और वहाँ के स्टूडेंट के लिए अपने प्यार के बारे में। उसकी आवाज पूरे ऑडिटोरियम में गूंज उठती है। पहले सब चुप रहते हैं, एक पल के लिए बिल्कुल भी सन्नाटा छा जाता है, पर अगले ही मोमेंट सभी अपनी सीट से उठकर स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं। कुछ दिन बाद सीन कट हो जाता है। फूड क्लब के मेंबर्स फाइनली रिलैक्स कर रहे होते हैं। अब क्लब में यूकीमो और काना भी शामिल हो गए होते हैं। तभी सात्सुकी रूम में एंटर करती है। अब वो भी क्लब एक नई प्राउड मेंबर बन चुकी होती है। सब उसको एक यह स्टिक ऑफर करते हैं, लेकिन वो मना कर देती है। वो थोड़ी सीरियस टोन में कहती है मैं यहाँ एक मेंबर की तरह नहीं बल्कि एक वॉइस प्रेसिडेंट के तौर पर आई हूँ। मुझे प्रेसिडेंट यूकी से उसके मैसी पॉलिसी के बारे में बात करनी है। ये सुनते ही हिजुकी हंसते हुए कहती है यूकी थोड़ा सा बिजी है चिसातो के साथ। सब एक दूसरे को देखकर बहुत ही मुस्कुराते हैं। सीन चेंज होता है एक शांत और इमोशनल जगह पर। यूकी और चिसातो दिकी के ग्रेव के सामने घुटने के बल बैठे होते हैं। चिसातो धीरे से एक चॉकलेट बाहर निकालती है और उसे 2 टुकड़ों में तोड़ देती है। एक टुकड़ा दहकी के लिए रखती है और दूसरा टुकड़ा यूकी के साथ बांट कर खाती है। दोनों कुछ भी नहीं बोलते, बस शांति से एक दूसरे के साथ बैठे रहते हैं, जैसे जिंदगी के सारे जख्म धीरे धीरे भर रहे हो। फिर चिसातो हल्की सी मुस्कान के साथ यूकी के पास झुकती है और उसे किस करती है। उसके हाथों पर अब भी चॉकलेट का मीठा स्वाद होता है। और इसी के साथ ये एनिमे का सीजन यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।